हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हमारे एफएसओ एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट बी, जिसकी लास्ट यूनिट है यूनिट 10। इसके टॉप 100 पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड मिक्स क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी इस यूनिट में हमारे फूड लॉस दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस पूछे गए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और जो कम इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन उसी अनुपात में थोड़े से कम हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैंने अलग तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। इसमें आपको मैच जो कॉलम्स होते हैं उनके फॉर्म में मिलेंगे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से एक सवाल से आपकी कई सारी चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाला भी और इसके अलावा आपका जो उसमें फैक्चुअल डेटा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 प्राइमरली एम्स टू, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए ऑप्शंस। इनको सबको पहले आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को पढ़िए, लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। चलिए, इंडिया में देखो खाने के कई प्रकार के अलग अलग कानून पहले होते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ तो पहले पीएफए एक्ट होता था एक, ठीक है। फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट्स होते थे उनके लिए अलग होता था, मीट के लिए अलग होता था, ठीक है। और ईडेबल जो ऑयल था उसके लिए अलग आता था। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे उनके लिए अलग अलग कानून होते थे। तो जितनी भी जो कंपनीज थी अलग अलग इतने सारे कानून को समझ नहीं पाती थी, उनको समझ नहीं आता था कि किस रूल पे हम चलें, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है। तो फिर ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, इन झमेलों को, एक काम किया कि सारे के सारे रूल्स को हटाओ और सबसे बड़ा एक सहज ऐसा कानून बनाओ जिसको सारा इंडिया फॉलो कर पाए। और तब जा कर के हमारा ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA, याद रखो ये FSSA ये एक्ट है 2006, ये आया, इसको लेकर के आया गया। और इसका जो मेन काम था कि सभी कानूनों को हटा के, मतलब एक तरह से हटाना नहीं कह सकते, उन सबको एक तरह से मर्ज करके और सबसे बेस्ट एक मल्टीपल जो फूड लॉ थे उनको सिंगल लॉ में कन्वर्ट करना। और इसके बाद साइंस बेस्ड लॉ, यानी कि साइंस बेस्ड जो भी कानून थे, रूल्स थे, गाइडलाइंस थी, रेगुलेशंस थी, उनको यहाँ पे ऐड करना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा, आसान सा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसी चीज़ में एक चीज़ और आप याद रखेंगे, 2006 में ये एक्ट आता है, लेकिन आपसे पूछे कि कम्प्लीटली इसको कब लागू किया गया, तब आप बोलेंगे कि 2011 से इसको लागू किया गया। डेट नहीं, सिर्फ ईयर। और इसमें मैं सारी की सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा है पूरा, है ना, डेट्स को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इसी वजह से मैं आपको कोशिश करूँगा कि केवल उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊँ, आपको ज़्यादा ना बताऊँ, जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा बताने का, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं ज़्यादा बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे FSSAI के बारे में कुछ कथन स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको यहाँ पे देख करके बताना है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले पॉज करके आप पढ़िए, पढ़ के उसको लगाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए तो आप लगाने की कोशिश करिए। यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से इनमें से सही हैं, सारे हैं या फिर एक दो हैं या दो या तीन हैं या एक या तीन है या इनमें से कोई भी नहीं है, इस तरह से आपको बताना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे वन में बोला है कि FSSAI क्या एक स्टैचुरी बॉडी है। अब देखो स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, मतलब जो किसी कानून के द्वारा कोई अथॉरिटी को बनाया जाता है, किसी कानून के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही बात है, इसको एक कानून के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। FSSAI अधिनियम 2006 के अधीन एक कैसी है, स्टैचुरी बॉडी है ये। सेकंड हमसे बोल रहा है यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बिल्कुल सही बात है, ये किसके, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, तो बिल्कुल ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा थर्ड हमसे बोल रहा है इट्स मैंडेट इंक्लूड्स फ्रेमिंग रेगुलेशंस एंड सेटिंग फूड स्टैंडर्ड्स, खाद्य मानक निर्धारित करना इसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100%। इंडिया में खाने के रूल्स का मास्टरमाइंड कौन है, FSSAI है। तो हमारे तीनों कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा D। 1, 2 एंड 3 सभी के सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे CAC कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज़ अ बॉडी जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इसको बनाया गया है। बहुत ही एक कॉमन सा और बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कॉडेक्स किसका, ऐसे मान के चलेंगे आप कि WHO और FAO, कहाँ है, FAO एंड WHO, इन दोनों का बच्चा है कॉडेक्स। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये दुनिया में खाने के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कौन, FAO और WHO, ये दोनों मिलकर के। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे
कि असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है। आपसे पूछ रहा है असर्शन में बोला है कि FSSAI कोडेक्स के साथ स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। बताइए क्या ऐसा है? FSSAI खाद्य मानकों को कोडेक्स मानकों के साथ समरूप बनाने में भूमिका निभाता है। बताइए। और फिर रीज़न में बोल रहा है कि समरूपीकरण हार्मोनाइजेशन हेल्प्स टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। यानी समरूपीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ऑप्शंस आपके नीचे दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए पहली वाली बात भी बिल्कुल सही है। FSSAI भारतीय खाद्य मानकों को कोडेक्स के जो मानक होते हैं उनके अनुरूप बनाने में भूमिका यहाँ पे निभाता है, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड में बोल रहा है कि हार्मोनाइजेशन ट्रेड स्मूथ बनाता है और हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाली बात भी हमारी बिल्कुल सही है और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा दिखेगा ऑप्शन बी हिंदी और इंग्लिश दोनों थोड़े अलग अलग हुए हैं क्योंकि बड़े ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे परेशान मत होना कि सी 2 बार क्यों लिखा है, डी 2 बार क्यों लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अंडर द FSS एक्ट 2006 फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। FSO जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं पूछ रहा है इनमें से किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब ऐसे मानो कि फील्ड पुलिस ऑफ फूड है ना। क्या है? फील्ड पुलिस ऑफ फूड है ये। उसका काम क्या होता है? जांच करना, इंस्पेक्शन करना, सैंपल लेना, उनको लैब में भेजना, है ना। रूल तोड़ते हैं उनको उनको उन पे एक्शन लेना, है ना। तो यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इंस्पेक्शन भी करता है, सैम्पलिंग करता है और इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशंस भी ये करता है। बाकी सारे के सारे हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ विद द प्राइमरी फंक्शंस। एक तरफ आपको अथॉरिटीज़ दे रखी हैं एक लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में आपको दे रखा है कि इनके काम कौन कौन से हैं। आपको सबकी चीज़ों को देखते हुए फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मार्क करना है। चलिए मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। पूछ रहा है आपसे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ये काम क्या रहता है इसका काम रहता है FSSAI को सलाह देना, FSSAI को एडवाइस देना, है ना, सलाह देना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे दे रहा है आपसे स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर, यानी इस पे रहती है पूरे राज्य की जिम्मेदारी, पूरे राज्य की जिम्मेदारी। ठीक है, फूड रिलेटेड डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। फिर DO की बात कर रहा है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात कर रहा है। ये याद रखना डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस देना प्लस सुपरविज़न करना, है ना, ये दोनों काम इसके होंगे। वहीं FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसकी बात क्या होगी, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा मेरे भाई फील्ड में जाके इंस्पेक्शन यानी जांच करना और सैंपल्स को कलेक्ट करना, सैंपल्स वहाँ से लेना। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो जाएगा? ए का बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शंस के हिसाब से। ये FSSAI जनरल इशूज रिलेटेड फूड सेफ्टी, सेकंड के लिए आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए जब आप बात करोगे तो ये सी हो जाएगा और 4 के लिए आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं फूड एडल्ट्रेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। खाद्य मिलावट को सबसे रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है? इनको पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। देखो एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? एक तरह से मिलावट। देखो आपको पता होना चाहिए खाने में हम 2 तरह की मिलावट करते हैं। एक होती है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है और एक होती है वो हमारी हेल्थ के लिए या फिर खाने की क्वालिटी के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एडिटिव्स ऐड कर देना, है ना, जैसे कि हम फोर्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो अच्छी चीज़ें रहती हैं उनको हम खाने में मिलाते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ भी होती है जो या तो खाने की जो क्वालिटी रहती है उसको गिरा देती है, ठीक है, या फिर हमको जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, यानी फूड में कुछ ऐसा मिलाना या फिर फूड में से कुछ ऐसा निकाल लेना जिससे उसकी क्वालिटी गिर जाए, बस इतनी सी लाइन आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना, या तो जोड़ देना या उसमें से घटा देना जिससे खाने की गुणवत्ता इसमें से प्रभावित हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे दूध में पानी मिला देना, हल्दी में मेटनिल जो येलो होता है वो मिला देना, ये क्या हो जाएगा? खाद्य मिलावट को सबसे रूप से परिभाषित
करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल एडल्ट्रेशन इन फूड्स। बताइए इनमें से कौन सा खाने में जानबूझकर की गई मिलावट का पारंपरिक यहाँ पे उदाहरण देखने को आपको मिलता है। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन मतलब क्या, इंटेंशनली यानी जानबूझकर कोई चीज़ मिलाना, और ये हम कब मिलाते हैं, जब हमको एक तरह से प्रॉफिट चाहिए होता है, तभी तो मिलावट करेंगे। तो सबसे फेमस एग्जांपल हम इसका यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल की मिलावट कर देना। ठीक है, चलिए बाकी सारे ऑप्शंस को आप देख के लगाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, अब देखो इससे होता क्या है, इससे जो ड्रॉपसी डिसीज होती है ना वो हो जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो होता है उसका फेवरेट भी होता है। इसमें से ये पूछा जा सकता है बिल्कुल कि अर्जिमोन ऑयल मिला देते हैं किसमें, सरसों के तेल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बोल रहा है आपसे, मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड जनरली रेफर्स टू। खाद्य की जो मिथ्या लेबलिंग होती है सामान्यतः किसको संदर्भित करती है, ये आपको यहाँ पे पढ़ के बताना है। आंसर को लगाने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूँ, गलत लेबलिंग का मतलब होता है एक तरह से धोखा देना, है ना, धोखा देना। जैसे शुगर वाले प्रोडक्ट पे आपने लिख दिया नो शुगर वाला, वनस्पति घी को आपने बोल दिया कि शुद्ध घी है ये, और ऐसा बोल करके टिपा दिया, बेच दिया किसी को, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए इसके लिए बी, लेबलिंग दैट इज़ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, पहले एक बार सवाल को, वीडियो को रोक कर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जा कर के ये करिए, क्योंकि आपको बार बार टाइम नहीं मिलेगा कि एक बार आप सवाल जाके लगाएंगे, एक बार फिर आपकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसकी। दोनों काम यहीं साथ के साथ करते चलिए। ठीक है, सही होता है तो बेस्ट, बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे आपसे पूछा है, देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, तो अंडर FSSAI रेगुलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल, ये ठीक है। चलिए बताइए, FSSAI विनियमों के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी, आप आसानी से इसको लगा पाओगे। देखो, एक तो होती है छोटी दुकानें, ठीक है, एक होती है बड़ी दुकानें, या फिर बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो। छोटी दुकानों में ऐसे कह सकते हैं जैसे आपके गली में, नुक्कड़ में कहीं पे भी दिख जाए वो। इसके अलावा जो हॉकर्स होते हैं गलियों में घूमते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे चाय का स्टॉल है ना, टी स्टॉल हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें। बड़े में क्या आ जाएगा, जैसे कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर करने वाली, ठीक है, कोई फूड प्रोसेसिंग का प्लांट है मेरे भाई। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं वो हो, तो ये चीज़ याद रखना। या फिर कोई इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है खाने का वो, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, इनके लिए तो चाहिए होता है क्या, रजिस्ट्रेशन। और ये जो बड़ी मछलियाँ रहती हैं इनके लिए चाहिए होता है लाइसेंस। ठीक है, दो चीज़ें तो आप पहले ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, एक दूसरी कंडीशन और है फूड लॉ के अंदर, जो ये बोलती है कि जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम है, इनको चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन। और ऐसे लोग जिनका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है, इनको चाहिए होगा लाइसेंस। ठीक है, चलिए ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कह रहा है पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिक्वायर्स लाइसेंस। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछ रहे हैं आपसे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS मेनली डील्स विद, भारतीय मानक ब्यूरो BIS मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शंस को पढ़िए, लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब समझिए थोड़ा सा कैसे, देखिए, प्रोडक्ट्स और सिस्टम के स्टैंडर्ड्स बनाना, क्या प्रोडक्ट्स, ये ग्रीन ऐसा क्यों हो गया, अब देखिएगा, है ना, प्रोडक्ट्स एंड जो सिस्टम्स होते हैं इनके स्टैंडर्ड्स बनाना, ठीक है, प्लस इनको सर्टिफिकेट्स देना, ये काम होता है किसका। सोचो, जैसे तुम एक हेलमेट खरीदो, अगर उस पर ISI मार्क है तो तुम बिना सोचे उसको ले लोगे, क्योंकि BIS गारंटी देता है क्वालिटी की। BIS क्या करता है बताओ, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स बनाता है, उनको टेस्ट करता है और उनको सर्टिफिकेट देता है। जैसे ISI मार्क अगर उसको देना है तो वो देगा। ठीक है, अब देखिए बाकी के सारे गलत क्यों हैं, कह रहा है आपसे एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं,
कह रहा है इनमें से ओनली एग्रीकल्चर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं देता है, मोबाइल होता है उसके लिए भी दे सकता है, स्टील के लिए भी दे सकता है, हेलमेट हो, इलेक्ट्रिक कोई आइटम हो, ये सारे के सारे इसमें कवर होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी में आपसे बोला है एमएसपी फिक्स करना। देखो मेरे भाई, ये गवर्नमेंट प्लस एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट रहता है ये उनका काम रहता है, ठीक है। कह रहा है आपसे सब्सिडी का इशू, कह रहा है सब्सिडी का इशू, ये भी नहीं होगा, ये वेलफेयर पॉलिसीज़ रहती हैं ये उनसे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बीआईएस आप याद रखें, क्वालिटी की एकदम से गारंटी की बात यहाँ पे कर रहा है। 12 पे चलते हैं। एग मार्क सर्टिफिकेशन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, बताइए किससे संबंधित है। ऑप्शंस देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर बताइए, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी। देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ग्रेडिंग रहती है, उसकी क्वालिटी रहती है, उसको मार्क करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड के लिए दिया जाता है, ठीक है। याद रखना, जैसे धनिया, लाल मिर्च, घी, ऑयल, ग्रेन्स, इन पे एग मार्क लगाया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये कह रहा है प्रोसेस्ड फूड ओनली, इन पे नहीं, प्रोसेस पे तो दिया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो रॉ एग्रीकल्चर होगी उस पर भी दे सकते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी फार्मा का जो बीआईएस है ये ड्रग अथॉरिटी अलग से देता है ना, ये चीज़ें जो ऑप्शन यहाँ पे देगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई गलत हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इस सवाल से रिलेटेड बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेट चीज़ें हो चुकी हैं, कानून में कुछ बदलाव आ चुके हैं, उनके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सवाल अभी बहुत ऐसा नहीं है कि ये कानून बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसमें जो बदलाव हुए हैं अभी रिसेंटली हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखो, फूड प्रोडक्ट्स के लिए अब FSSAI जो है यही प्राइमरी रेगुलेटर है, यहाँ पे केवल यही देगा जो भी देगा। फूड बिजनेस चलाने के लिए अगर FSSAI लाइसेंस चाहिए आपको, है ना, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें FSSAI करेगा, ठीक है। BIS एग मार्क की बात कर लो, BIS और एग मार्क की बात करो, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी अब नहीं है फूड प्रोडक्ट्स के लिए। पहले कोई फूड आइटम्स पे BIS मार्क, एग मार्क कंपलसरी होते थे, लेकिन अब कंपलसरी नहीं है, अब ऑप्शनल है या वॉलंटरी हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक चेंज है, 2024 में एक रिफॉर्म हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसका ऑब्जेक्टिव मेरे भाई ये है, वन नेशन वन फूड रेगुलेटर। क्या बोला मैंने? वन नेशन वन फूड रेगुलेटर, ठीक है। चलो, तो याद रखना, BIS और एग मार्क बंद नहीं हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट तो करते हैं अभी भी, लेकिन जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए अब कंपलसरी नहीं रहे हैं। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि अब तो ये काम के नहीं है, बिल्कुल हट गए, ख़त्म हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कंपलसरी नहीं है, पहले ये कंपलसरी होते थे, अब ये ऑप्शनल कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसी आप याद रखेंगे, क्योंकि FSSAI है, यही इनको ज़्यादातर अब रेगुलेट करता है, बट फिर भी इनको ख़त्म बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं किया गया है, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस को अभी इसमें ऐड किया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो ऐसे आप याद रख लो एक लाइन में। अब फूड को गवर्न सिर्फ FSSAI करेगा, BIS और एग मार्क ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनसे सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, मैच द फॉलोइंग लेवल्स विद देयर प्राइमरी डोमेन्स। एक तरफ आपको लेवल दे रखे हैं और एक तरफ आपको उनसे रिलेटेड क्षेत्र दे रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। देखो फिर से, एग मार्क, BIS, इनके क्वेश्चन हैं यहाँ पे। मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ कि 2024 से ये कैसे हो गए हैं, ये मैंडेटरी अब नहीं रहे हैं, ये ऑप्शनल हो गए हैं। सारे के सारे काम अब किसके हाथ में आ गए? FSSAI के हाथ में आ गए हैं, ठीक है। चलिए, देखो, एग मार्क किसके लिए? बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके लिए होता है। BIS स्टैंडर्ड्स की अगर बात करेगा या फिर SI की बात करेगा, तो मेरे भाई ये जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जनरल जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी क्वालिटी के लिए होता है। FSSAI लोगो और लाइसेंस नंबर की बात करेगा तो ये फूड लॉ कंप्लाइंसेस हैं उसके लिए होगा। बाकी ऑर्गेनिक, जैविक, या फिर ऑर्गेनिक की बात करेगा, जैविक भारत या इंडिया ऑर्गेनिक की, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा बताओ? 1 का C हो जाएगा, और 2 के लिए हमारा B हो जाएगा, और 3 के लिए हमारा D, एंड 4 के लिए हमारा A हो जाएगा। बताओ कौन से में आ रहा है? 1 का C, 2 का B, 3 का D, 4 का A। ऑप्शन A हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द वेट एंड मेज़र
मेजर्स लीगल मेट्रोलॉजी लॉ प्राइमरली इंश्योर्स। वजन और माप विधिक माप विज्ञान संबंधी कानून मुख्यतः किसकी सुनिश्चितता करते हैं, बताइए। देखो लगाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, पैक पे जैसे कोई लिखा हुआ है, वजन लिखा है उसका या उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा लिखी है, यानी कि जितना क्लेम किया है उतना ही उसमें से मिले किसको, कस्टमर को, यानी कि हमें। बस ये चीज़ें ये इंश्योर करता है। तुम 1 किलोग्राम चीनी खरीदो और घर आकर उसका वेट करते हो तो 850 ग्राम निकलेगा, इसका मतलब ये फ्रॉड किया है उसने, है ना। तो लीगल मेट्रोलॉजी जो है इसी फ्रॉड को रोकती है, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए 15 पे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर टिपिकली मेंटेन्ड बाय अ फूड बिजनेस ऑपरेटर अंडर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा सामान्यतः कौन से अभिलेख इसमें से रखे जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से आपको गड़बड़ लगेंगे क्योंकि ये क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ये दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, ये भी नंबर 1 हो जाएगा। टेम्परेचर लॉग्स और स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ये सारी की सारी चीज़ों की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है और ये ऑप्शन 4 है, ये ऑप्शन 4 है। चलिए हाँ बिल्कुल अब सही हो गया। तो देखो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, टेम्परेचर के लॉग्स रखना ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और थर्ड की बात ये यहाँ पे कर रहा है पेस्ट जो कंट्रोल लॉग है इसकी भी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो गलत है वो हो जाएगा पर्सनल हॉबी ऑफ वर्कर, ये तो आप आसानी से देख के लगा सकते थे। तो 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ऑर्गेनिक फूड, देखो सवाल तो आपको आसान लगा होगा, आंसर आपने आसानी से, लेकिन आप याद रखना इनको पढ़ने की, इतने जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ने की और किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पेपर आपका बहुत लेंथी होगा, है ना। तो आपका दिमाग तब तक ऐसे एक्टिव रहना चाहिए कि इतने बड़े क्वेश्चंस को देख करके आप डर ना जाएँ। इसी तरह से बहुत आसानी से आप उनके आंसर्स निकाल सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम। ऑर्गेनिक फूड इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जैविक खाद्य को सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है, बताइए। मैं आपको बताता हूँ, आप इनको लगाने की पहले कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, कोई बिना सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के, बिना फर्टिलाइज़र के और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उगाया गया जो खाना होता है उसको ही हम बोलते हैं। जैसे घर में देसी तरीके से उगाया गया सब्जी हो, ये भी ऑर्गेनिक हो सकती है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। फूड प्रोडक्ट्स विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स एंड कंप्लायंसेस विद ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलिए बाकी सारे के सारे हमारे गलत हो जाएंगे। 17 पे चलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड रेफर्स टू, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएम खाने से क्या अभिप्राय यहाँ पे है, बताइए। देखो जिस फूड की जीन्स मॉडिफाई की जाए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल हो जाएगा, फूड डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टर्ड यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप आसानी से बता सकते हो। चलिए बाकी 18 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस इज स्पेशली नोन फॉर फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बताइए इनमें से कौन सा भारतीय संस्थान है जो विशेष रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको आप लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो गया है, बस कि ये अलग अलग लिख दिए गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे लेकिन ये सेम ए बी सी और डी। अब बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ए मैशूर, CFTRI। अब देखो मेरे भाई समझो, देखो CFTRI का मतलब क्या है यहाँ पे मेरे भाई, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद रखना सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CFTRI का ये फुल फॉर्म है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना फूड टेक्नोलॉजी का R&D सेंटर है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं बताइए। यहाँ पे न्यू फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है। रेडी टू ईट इंस्टेंट मिक्स डिहाइड्रेटेड फूड रिसर्च है, उनको किया जाता है। गवर्नमेंट और फूड इंडस्ट्री दोनों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है, CFTRI से मिलता है। ये चीज़ आप याद रखें। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी आप देखते हो ना, वो ये सारी की सारी चीज़ CFTRI ने डेवलप किया है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बाकी सारे के सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मैं आपको यहाँ पे भी बता सकता हूँ, बट चलो ठीक है बता देता हूँ। IARI की यहाँ जब हम बात करेंगे मेरे भाई, इनको आप याद रखना, ये फार्मिंग प्लांट इनकी ब्रीडिंग या फिर एग्रीकल्चर जो रिसर्च रहती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। न्यू दिल्ली में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। NIH MANS
है ना। इसकी बात करें तो ये मेंटल ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है, ये उससे रिलेटेड होता है, तो ये हमारे काम का नहीं है। एम्स तो आप जानते ही मेडिकल साइंस हॉस्पिटल सर्जरी वगैरह उससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके देखिए आगे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे मैं इनको आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। अब सबकी यहीं पर मैं आपको ईयर्स बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अभी इसको पढ़ा, अभी हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे NIFTEM, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड मेनली टू। बताइए इसकी स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई है, बताइए। तो मेरे भाई इसको आप याद रखेंगे, एजुकेशन हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा, लेकिन किस में, इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, तो ये इसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बेसिक विजन्स और मैं आपको बता देता हूँ, लिखूंगा तो नहीं लेकिन आप सुनते चलिए बस। स्टूडेंट्स को फूड इंडस्ट्री रेडी बनाना, यानी स्टूडेंट्स को ऐसे बनाना कि जिससे फूड इंडस्ट्रीज़ में वो जाके आराम से उनको जॉब मिल जाए, काम कर सकें। रिसर्च करना, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्टार्टअप एंड फूड बिजनेसेस को सपोर्ट देना, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ डिग्री कोर्सेज मिलते हैं, जैसे बीटेक करना है आपको किस में, फूड टेक्नोलॉजी में, तो आप यहीं से करेंगे, उसके लिए कोर्स डिजाइंस करते हैं ये लोग। एमटेक करना है आपको, पीएचडी करनी है फूड साइंस में, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहीं से आपको NIFTEM से देखने को मिलेंगी, ठीक है। यही लोग उसका कोर्स डिजाइन करते हैं। प्रोसेसिंग ट्रेनिंग फॉर स्टार्टअप, अगर करना है आपने स्टार्टअप खोल लिया, अब उनको प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देनी, तो ये लोग कराएंगे, तो ये चीज़ आप याद रखना। एक लाइन में बता रहा हूँ फिर से, CFTRI जहाँ पे भी आ जाएगा तो ये रिसर्च करता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन वहीं NIFTEM की बात करेगा तो ये इंडस्ट्री और बिजनेस को बनाता है। फिर से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, गड़बड़ ना हो जाए, जो हमने इससे ऊपर देखा CFTRI, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये रिसर्च करता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछ ले NIFTEM, इसकी बात करेगा तो मेरे भाई इंडस्ट्री और जो बिजनेस हैं उनको बड़ा बनाना, है ना, इंडस्ट्री और बिजनेसेस को बड़ा बनाना, जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको समझाना, सिखाना, ये सारी की सारी चीज़ें, कोर्सेज डिज़ाइन करना, ये सब ये काम करता है। तो बताइए आसानी से बता सकते हो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। फिर से अगेन यहाँ पे आपको एक तरफ लिस्ट दे रखी है इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, और एक तरफ इनका फोकस एरिया दे रखा है कि कहाँ से। अब देखिए जितने भी आपके यूनिट 10 में दे रखे हैं मैंने इनको इस तरह से लिख दिया है, और सारी की सारी चीज़ों को आपको एक जगह मिल जाएंगी, जिससे आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए रिवीजन भी आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। CFTRI की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, फिर से बताओ ये किस चीज़ के लिए होता है मेरे भाई, ये फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। मैं इसका मेन फोकस एरिया आपको बताऊं तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उसको, यानी प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोसेसिंग करना, और उसकी जो सेल्फ लाइफ वगैरह होती है उसकी रिसर्च करना, ठीक है। बेसिकली ये हमारी इसकी बात कर रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। NIFTEM की बात करेगा, मैंने बताया इंडस्ट्री से लिंक होता है ना, एक तरीके से बिजनेस इंक्यूबेशंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना, कोर्सेस डिज़ाइन करना, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें रहती हैं स्टार्टअप वगैरह उनमें हेल्प करना, ये काम इसका हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ऑप्शन डी हमारा इसके लिए हो जाएगा। ICMR की जहाँ पे बात आएगी मेरे भाई, तो याद रखना न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा है, उसमें रिसर्च करता है, तो याद रखना ये RDA डाइटरी गाइडलाइंसेस, न्यूट्रिशंस, ये इसकी बात करता है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ICR की जहाँ पे बात आ जाएगी तो याद रखना एग्रीकल्चर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना, सॉइल के बारे में पता लगाना, है ना, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में उनको एस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, तो ऑप्शन ही हमारा यहाँ हो जाएगा। अब बताओ कौन सा हो जाएगा, 1 का BDCA, बताइए कौन सा हो जाएगा, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए तो देखो इस तरह से हम इनको आगे चलते चलेंगे, ठीक है। ये कब इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इनके ईयर कौन कौन से हैं, और भी सारी चीज़ें आगे आती जाएंगी, टेंशन मत लेना, इसी तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे हैं। कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोडेक्स स्टैंडर्ड्स इज आर करेक्ट, कोडेक्स मानकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, बिल्कुल यहाँ पे तुम कच्चा खा सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आर वॉलंटरी इन नेचर, ये स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। कैसे होते हैं, स्वैच्छिक प्रकृति के आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दो लग गया, दो नहीं है एक ही है ना, इसी का पार्ट है इस तरह से हिंदी इंग्लिश, लेकिन नंबर्स इसमें अलग अलग हो गए, इन पर आप मत जाना, ठीक है। नंबर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
और ये मेरे भाई 3 हो जाएंगे दोनों। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया है, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचना इनके बारे में। ठीक है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स वॉलेंटरी होते हैं, यानी कंट्री चाहे तो अडॉप्ट कर ले इनको और चाहे तो अडॉप्ट ना करे, तो ये पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड हमसे बोल रहा है कि WTO ट्रेड डिस्प्यूट्स में कोडेक्स को रेफरेंस के रूप में माना जाता है। बताइए, विवादों के संदर्भ के रूप में इसको माना जाता है, ये बात बोला। देखो, अगर दो देशों में फूड ट्रेड पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे इंडिया और US के बीच में कोई ट्रेड होता है, उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कोडेक्स स्टैंडर्ड्स को प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा बी भी सही हो जाएगा, मतलब सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है इंडिया के लिए इरेलीवेंट है, कह रहा है दे हैव नो रेलिवेंस फॉर इंडियन फूड रेगुलेशंस। गलत है मेरे भाई, FSSAI कोडेक्स से स्टैंडर्ड्स अलाइन करके तो काम करता है, ये तो बहुत रेलेवेंस हो जाता है, यहाँ पे कह रहा है नहीं होगा, तो ये भाई गलत बात कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो 1 और 2 ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी नंबरिंग उल्टी हो गई है, उसको आप ध्यान रखना, इस तरह से आप परेशान मत होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO अंडर FSSAI रिजीम। ये आपकी बात कर रहा है दोस्त, ये FSSAI व्यवस्था के अंतर्गत आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आपका कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस को पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए, ये तो आप आसानी से लगा दोगे। बताइए क्या हो जाएगा। देखो, इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस प्रेमिसेस बिल्कुल है, टेकिंग सैंपल एंड सेंडिंग देम टू लेबोरेटरी, बिल्कुल सैंपल लेना और लैब में भेजना तो इनका काम होता है। बताइए, कह रहा है दोषी को सीधे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाना। बताओ, ये आपका काम हो सकता है? ये तो कोर्ट का काम होगा भाई, तो ये आपका काम नहीं होगा। अगला बताइए, कह रहा है आपसे मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड एक्शन टेकन। बताइए, क्या ये होता है? बिल्कुल ये भी होगा। ठीक है, चलिए आपको एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है, ये सैंपल्स भी लेता है, उनको लैब में भी भेजता है, और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो जो भी उन्होंने काम किया उन सबको मेंटेन भी करता है। ठीक है मेरे भाई, चलो, तो याद रखना, ये डायरेक्टली ये सारी की सारी सजा वजा देना, एनकाउंटर करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कोर्ट पे छोड़ देना। ठीक है, चलिए 23 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अंडर फूड सेफ्टी सिस्टम, SOP स्टैंड्स फॉर, कह रहा है आपसे कि खाद्य सुरक्षा प्रणालियों के जो दस्तावेज हैं, उनका जो काम होता है, उनमें SOP का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, आने वाला सवाल है। SOP का पहले तो फुल फॉर्म तुमको मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, समझो, देखो, एक काम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ये SOP में लिखा होता है। फूड फैक्ट्री में सेम मेथड फॉलो हो, क्वालिटी कांस्टेंट रहे, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो SOP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आसानी से बता सकते हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैंने लिख ही दिया है, सिंपल सी बात है, तो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे कोई काम के हैं नहीं, तो इनको डिस्कस करना क्यों है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द एक्ट विद इट्स प्राइमरी फोकसेस। बताइए, बताएं, इनमें से कौन सा विकल्प अधिनियम के उसके मुख्य फोकस को बिल्कुल सही सही बताता है। आपको बताने सारी की सारी चीज़ें। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये बताओ, ये फूड सेफ्टी के रूल्स बनाता है। बताओ, क्या ये बिल्कुल सही है? बताओ। देखो, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर, तो ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल फर्टिलाइजर को ये नहीं करेगा। ये क्या करता है? फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, ये केवल उनको बनाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कह रहा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ये क्या काम करता है? वेट, मेज़र और डिक्लेरेशन और पैकेज, क्या ये काम करता है? तो बिल्कुल सही है, ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ। क्या काम करता है ये बताओ? ये लीगल मेट्रोलॉजी का काम रहता है वेट और मेजरमेंट को, इनको सबको चेक करते रहना। ठीक है मेरे भाई, जैसे एग्जांपल के लिए लेवल पे जैसे वजन लिखा है, तो वजन कस्टमर को बिल्कुल बराबर मिले। MRP लिखा है, लेवल पे क्वांटिटी अगर लिखी है, लिखा रहता है किसी पे कि इसमें 10 पीस निकलेंगे, उसमें 8 ही निकल रहे हैं, 9 निकल रहे हैं, तो उन सबको ये चेक करना, ये इसका काम रहता है। ठीक है, चलिए, सी में आपसे बोल रहा है मेरे भाई कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, इसका काम होता है, बताओ क्या होता है? कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्राइजेस, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका काम रहता है पेस्टिसाइड को कंट्रोल करना। ठीक है, फार्मा को कंट्रोल करना इसका काम नहीं है। कह रहा है यहाँ से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसका काम होता है कंट्रोल ऑफ सिनेमा टिकट प्राइस।
आपको लगेगा ऐसा देखने में बहुत बड़ा सवाल है, कितना कठिन सवाल है, कैसे करेंगे, लेकिन जब ध्यान से थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही सवाल आपसे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का काम क्या होता है ये भी बता दो। दाल, चावल, ऑयल, शुगर प्राइजेस, इनको कंट्रोल करना इनका काम होता है। जो डेली हमारी कमोडिटी की चीज़ें होती हैं, डेली की जो आवश्यक वस्तुएं रहती हैं, उनकी प्राइजेस को वो सब चीज़ें करना है ना, मैनेज करना, ज़्यादा ना बढ़ें। जमाखोर होते हैं, जमा करके रख लेते हैं, मार्केट में उसकी कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तो महंगा हो जाता है, और फिर धीरे धीरे करके बेच के फ़ायदा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। उन सब चीज़ों को ये देखते रहते हैं। ठीक है, मॉनिटर करते हैं। 25 पे चलते हैं। अंडर द FSS एक्ट, हु इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल एट द स्टेट लेवल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी। FSS अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा के समग्र प्रशासन और क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से इनमें से कौन सा अधिकारी उत्तरदायी होता है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। DM तो बिल्कुल नहीं यहाँ पे होगा, स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर होगा। इस पे पूरे राज्य की प्रशासन की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की और इम्प्लीमेंटेशन की पूरी जिम्मेदारी इसी व्यक्ति के ऊपर होती है। ठीक है, ये स्टेट में जो FSS होगा, फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस एक्ट का मेरे भाई ये सबसे हेड व्यक्ति होता है, इससे बड़ा ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, इमरजेंसी एक्शंस लेना, रिकॉल करवाना, ये सारे के सारे चार्जेस इसी के हाथ में होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। द FSSAI हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट, कहाँ पे इसका मुख्यालय है ये आप मुझे बताएंगे, बताइए। ये आपके लिए है, ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए और मुझे ये भी बताओ कि इसके रीजनल ऑफिसेस हैं क्या। चलो तो ये तो आप मुझे बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसके कुछ मेजर रीजनल ऑफिसेस भी हैं। जैसे मैं बोलूँ कि नॉर्थ में अगर इससे पूछे कि नॉर्थ का रीजनल ऑफिस कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा गाज़ियाबाद में। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ मिलेगा, गाज़ियाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे वेस्ट का पूछ ले कि वेस्ट में कहाँ है इसका रीजनल ऑफिस, तो वो आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे ईस्ट में पूछ ले तो यहाँ पर तब फिर आप बताएंगे कि जो कैलकाटा है वहाँ देखने को मिलेगा। अगर वहीं साउथ में अगर आपसे पूछ लेगा दोस्त, तब आप बता देंगे कि चेन्नई में है। ठीक है, वहीं उत्तर पूर्व में अगर पूछ लेगा तो गुवाहाटी में हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो बताना इसका कि मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। आसान सवाल है इसलिए आपके लिए। 27 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की वर्टिकल फंक्शंस ऑफ FSSAI, इनमें से कौन से FSSAI के प्रमुख लंबवत काम हैं, बताइए। चलिए बता सकते हैं इसको, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला दे रखा है स्टैंडर्ड एंड सेटिंग, तो बिल्कुल सही बात है। इन्फोर्समेंट प्लस कंप्लाइंसेस, ये है क्या, ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इम्पोर्ट, जो फूड इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करना, बिल्कुल। जो पोर्ट्स रहते हैं बंदरगाह, वहाँ पे चेकिंग करना भी इनका काम रहता है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, ये इसका काम नहीं है। तो आसानी से बता सकते हो 1, 2 एंड 3 ओनली, ये सही हो जाएंगे। 28 पे चलते हैं। स्टेटमेंट टाइप, देखो यहाँ से इसी तरह से सवाल आएंगे मेरे भाई। यूनिट 10 से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी तरह से आपसे पूछेगा। चलिए 28 पे बताइए। अंडर FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी डिस्प्लेड एट द फूड बिजनेस प्रेमिसेस, बताइए। FSSAI के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र खाद्य प्रतिष्ठान में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है कि नहीं है, बताओ। बहुत आसान है, ए हो जाएगा, है ना। जो भी शॉप होगी, आउटलेट होगा, जो फूड बेचते हैं, उनको लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी उनकी होगा, चाहे तो उन पे लाइसेंस मिला हो या रजिस्ट्रेशन जो भी मिला होगा उनकी, अब मैंने बताया था टर्नओवर रहता है एनुअली, उसके हिसाब से जो भी मिला होगा उसको वॉल पर डिस्प्ले करना, बताइए क्या ये मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है। तो आप बताएंगे सर ये मैंडेटरी ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा। जैसे FSSAI का लाइसेंस नंबर होता है, रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा लिखा दिखता है। ठीक है, चलो अब मुझे आप बताएंगे कि जो FSSAI है इसका जो लाइसेंस नंबर रहता है वो कितने डिजिट का होता है, बताइए। चलिए तो आसान है, आप सबको पता होगा, ये 14 डिजिट्स का होता है। ठीक है, चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, याद रखना। इसमें जैसे जो पहला अंक होता है ना, पहले अगर हम डिजिट की बात करेंगे ये, तो ये बताता है कि लाइसेंस है या फिर रजिस्ट्रेशन है। यानी कि या तो लाइसेंस होगा उस दुकान का या रजिस्ट्रेशन होगा। मैंने बताया था अगर छोटी दुकान होगी तो रजिस्ट्रेशन और बड़ी होगी तो लाइसेंस मिला होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो याद रखना, अगर लाइसेंस मिला होगा तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो 1 होगा,
और अगर वहीं रजिस्ट्रेशन अगर उसने करवाया होगा तो याद रखना उसको 2 डिजिट सबसे पहला अंक दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद जो अगले 2 अंक होते हैं वो बताते हैं कि ये किस स्टेट के लिए है या फिर ये किस जो यूनियन टेरिटरी रहती है उसके लिए। तो सभी स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज के नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, 29 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस सिस्टम प्लेटफॉर्म इज मेनली यूज्ड फॉर, किस चीज़ के लिए यहाँ पे करते हैं ये आपको बताना है। प्लेटफॉर्म का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है बताएं। बहुत आसान सवाल है, आसानी से बता सकते हो। FSSAI, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन अप्लाई करना, रिन्यू करवाना, ट्रैक करना उसको, ये सारे के सारे काम यहीं से होते हैं। ये पुराने जो FLR सिस्टम थे उसको अपग्रेडेड फॉर्म है उसका, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ठीक है। फॉस कॉस इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है भाई, फॉस कॉस इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा, ऑनलाइन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। चलिए 30 पे चलते हैं। अंडर FSSAI हायरार्की डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी कि DO इज अपॉइंटेड एट द लेवल ऑफ, बताइए FSSAI में पदानुक्रम होता है, बड़ा अधिकारी फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे, इस तरह से। तो डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है DO, ये किस स्तर पर इसको नियुक्त किया जाता है ये आपको यहाँ पे मेरे भाई बताना है। बताओ तो बताओ। तो DO आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलता है। DO कहाँ मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, जिसको हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे एक तो होगा सेंट्रल लेवल पे सबसे पहले, तो यहाँ पे तो अथॉरिटी है कौन सी, FSSAI, ये अथॉरिटी होगी इसकी, ठीक है। सेंट्रल के बाद हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को कमिश्नर मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, संपूर्ण कार्यभार इसी पर रहता है। स्टेट्स यहाँ पे डिवाइड है किसमें, डिस्ट्रिक्ट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट में जो अधिकारी मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा DO, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। उसके बाद जो फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, फील्ड में काम करने वाले जो लोग होंगे वो आप होंगे FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो। 31 पे चलते हैं। असर्शन और रीज़न यहाँ पे आपको बताना है। चलिए कह रहा है आपसे, मिस ब्रांडिंग इज पनिशेबल अंडर FSS एक्ट बताइए ट्रू है कि नहीं है बताइए। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो सही बात है ना। यहाँ पे रीज़न कह रहा है कि मिस ब्रांडिंग मिसलीड कंज्यूमर्स रिगार्डिंग क्वालिटी और नेचर ऑफ फूड्स, मिथ्या जो लेबलिंग है ये उपभोक्ता को खाद्य की गुणवत्ता प्रकृति के बारे में भ्रमित कर देती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये भ्रमित कर देती है, इसीलिए इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो ये एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बोथ A एंड R ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स, बताइए, ठीक है। चलिए आप बता सकते हो कि मिस ब्रांडिंग के लिए जो पनिशेबल ऑफेंस है ये किस शेड्यूल में दिया गया है या किसके तहत इसको दंडनीय अपराध माना गया है। मैंने आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से PDFs दी थी, पढ़ा होगा अगर आपने तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन सा है, ठीक है। बाकी जब नहीं आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, कमेंट में मुझसे पूछ लेना कि सर हमें नहीं पता, बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, अब आपका एग्जाम आने ही वाला है। चलिए तो 32 बताना है आपको, पेनल्टी फॉर सेलिंग अनसेफ फूड कॉजिंग डेथ मे एक्सटेंड्स अप टू, अगर कोई असुरक्षित खाना ऐसा बेच रहा है जिससे मृत्यु हो गई तो उस पर भाई दंड अधिकतम कितना हो सकता है बताइए। आसान है, 10 लाख और इम्प्रिजमेंट, ठीक है। 10 लाख तक का जुर्माना और आपको कारावास यहाँ पे हो सकता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 33 पे आपसे पूछ रहा है, वो बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन, इनमें से कौन सा, मतलब जानबूझ के एडल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, गलती से हो गया है, तो आपको बताना है कौन कौन सा ये हो सकता है। इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ सैंड इन शुगर, बताइए। सी हो जाएगा, कह रहा है चीनी में रेत को जानबूझ के मिला दिया, तो ये इंटेंशनल हो गया ये तो, है ना, तो ये गलती से हुआ वो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पेस्टिसाइड, जैसे आपने अनाज में आपने कीटों को भगाने के लिए आपने डाला पेस्टिसाइड्स, लेकिन वो थोड़े बहुत अनाज में आपके रह जाते हैं, तो मेरे भाई ये कैसा है, ये जान के उसने नहीं किया है। अगर वो इसको नहीं डालता तो सारे कीड़े ही फसल को खा जाते हैं, हमारे लिए तो बचता नहीं। तो अगर उसमें थोड़े बहुत अवशेष हैं तो ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, मिलावट का उदाहरण नहीं होगा। भंडारण में कीड़े गिर गए, अब कीड़ों को खुद से थोड़ी ना डाला है, कीड़े आए खुला रख गया तो कीड़े उसमें कूद पड़े, तो ये भी नहीं होगा। मिल्क में हेयर्स आ जाना, अब जैसे कैटल्स होते हैं, है ना, भैंस हैं गाय हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं तो उनके कोई रोए या हेयर्स के जो चीज़ें रहती हैं वो आ गई, तो ये भी जानबूझ के किया हुआ नहीं है। 34 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एडल्टेंट्स, पेयर द फूड एंड कॉमन एडल्टेंट करेक्टली। देखो एक तरफ आपको यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और एक तरफ आपको इनमें से मेन जो मिलावट रहती हैं वो दे रखे हैं। इस तरह से आपसे सवाल मेरे भाई बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए 34 बताएं इनमें से कौन सा सही है या कौन सा इनमें से गलत है। मैच पेयर्स बना के आपको बताना है। देखो दूध में यहाँ पे बताओ, दूध में बहुत सारी मिलावटें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है स्टार्च,
तो बी इसका हो जाएगा। घी की बात कर रहा है ना, घी में मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, लेकिन मिनरल ऑयल की यहाँ पे हम बात करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। मिनरल ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं, चीप डाइल्यूटर होता है ना इसलिए। टर्मरिक हल्दी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम मेटेनिल जो येलो होता है उसको ऐड कर देते हैं, यानी ए हो जाएगा। चाय की पत्ती की हम बात करेंगे यहाँ पे टी टेस्ट में, या क्या करेंगे बताओ, आयरन फिलिंग, कलर और वेटेज इसका बढ़ाने के लिए हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आयरन फिलिंग्स यानी डी इसमें हम कर देंगे, तो आप आसानी से लगा सकते हो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का डी। चलिए 35 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट MRL ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फूड इज फिक्स्ड बाय, खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा MRL किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आसानी से आप इसको बता सकते हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। FSSAI। MRL क्या होता है बताइए। MRL होता है मेरे भाई मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। अगर खाने में पेस्टिसाइड्स लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अनसेफ हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, ये सारे के सारे काम कौन मैनेज करता है, FSSAI करता है, ठीक है। नीति आयोग बिल्कुल काम नहीं करेगा, BIS का ये काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि BIS तो वैसे भी वॉलेंटरी हो गया, मैंडेटरी नहीं रहा है। वहीं कह रहा है ट्राई का काम का क्या रहता है बताइए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये तो आपके नेटवर्क मोबाइल जो चीज़ें हैं आपके, उससे रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग फूड रिकॉल। खाद्य रिकॉल के संबंध में इनमें से कौन सा सही है, ये आप बताएंगे। चलो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। जब कोई भी फूड का प्रोडक्ट या उसका कोई बैच है ना, अगर अनसेफ है या कंटेमिनेटेड है, अगर वो पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, टॉक्सिन, एडल्ट्रेशन, इसकी वजह से, तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो रेगुलेटर हैं जो डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस बुलाया जाना है ना, उसी को हम रिकॉल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेफ्टी पे पहला फोकस रखना है, प्रॉफिट पे नहीं रखना है। रिकॉल से सेल्स बढ़ती नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल इससे होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा बताइए, असुरक्षित जो भी भोजन है उसको हम बाज़ार से हटा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 पे। कह रहा है आपसे द लेबोरेटरी नेटवर्क अंडर FSSAI इंक्लूड्स। FSSAI की प्रयोगशाला व्यवस्था में निम्न शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं बताइए। इसमें से प्राइमरी लैब्स, स्टेट लैब होते हैं वो, NABL, या फिर रेफरल लैब्स हैं, या फिर वेटरनरी जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, आने वाला सवाल है ये आपका। चलिए कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखो प्राइमरी लैब्स होते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे भाई, और NABL जो एक्रीडेटेड जो लैब्स हैं वो भी, और रेफरल लैब्स भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेटरनरी है, ये लैब पशु विज्ञान वाले, रोग विज्ञान वाले, ये इसमें ऐड नहीं होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी जो स्टेट लैब्स हैं इनका काम क्या रहता है, ये बेसिक टेस्टिंग का काम करते हैं। ये चीज़ आप याद रखें। NABL का बताओ, देखो ये एक्रीडेटेड जो NABL जो लैब होते हैं भाई मेरे, ऐसे याद रख लो, इंडिपेंडेंट होते हैं, सर्टिफाइड लैब्स होते हैं जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, बड़े होते हैं। रेफरल लैब्स की बात करेंगे, अगर कोई भी सैंपल डिस्प्यूट हो या फिर लास्ट में कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाना हो, तब जाके हम ये रेफरल लैब्स में करवाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 पे। कह रहा है आपसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस वॉज फॉर्म्ड इन, किस साल में इसको ऐड किया गया हो, किस साल में ये आया, तो बताइए। 1963, कई बार बता चुका हूँ मेरे भाई। चलो अब सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि इंडिया इसमें किस वर्ष शामिल हुआ, ये सवाल आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। बताना आसान है, कई बार बता चुका हूँ ये वाली चीज़ भी मैं। चलिए 39 पे चलते हैं। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, कोडेक्स मानक महत्वपूर्ण क्यों हैं बताइए। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं और आपको इसमें पेयर बना के ये बताना है, ठीक है। अब देखिए ये 1 ही है, ये भी, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक हैं, बस इंग्लिश हिंदी में है, लेकिन इनको नंबरिंग अलग अलग दे दी है उसने। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, और जो फूड ट्रेड्स हैं, जो फूड को लेकर के जो व्यापार होते हैं वो अच्छे से हों, घपलेबाजी ना हो, डिस्प्यूट ना हो, ये सब काम करना। इसके बाद मैंडेट कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन एवरीवेयर, हर जगह पे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताइए, क्या सारे के सारे होते हैं ये। देखो मैं आपको बताऊं, पहला बिल्कुल सही है, दे प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ, ये बिल्कुल सही है हमारा। सेकंड की हम बात करेंगे क्योंकि ये सेकंड है, ये दोनों, ये 1 है।
दे इंश्योर फेयर प्रैक्टिस इन फूड ट्रेड, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। लेकिन ये कह रहा है कि मैंडेटरी कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल कंट्रीज, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। मैंने कई बार बता दिया आपको, ये वॉलेंट्री होते हैं, मतलब हर कंट्री अपना लॉ बना सकती है, बट अगर फॉलो किया जाता है तो ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना, गड़बड़ नहीं होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, डिस्प्यूट्स कम होते हैं, है ना। चलिए, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, 3 हमारा गलत हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन, ये मार्किंग पेन पे मत जाना, थोड़ा गड़बड़ है ये। चलिए 40 पे चलते हैं। द बॉडी दैट एक्रीडेट्स सर्टिफिकेशन एजेंसीज फॉर आईएसओ स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इस, भारत में आईएसओ प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता देने वाला निकाय इनमें से कौन सा है, बताओ। बहुत आसान है मेरे भाई, NABCB, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड ये होता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे ठीक है। चलिए बताइए, देखो आईएसओ ऑडिट सर्टिफिकेशन एजेंसीज को एक्रीडिटेशन देता है NABCB, इसी का नाम है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। 41 पे चलते हैं। ISO 22000 स्टैंडर्ड्स स्पेशली रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताइए। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलिए, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो जाएगा, FSMS से रिलेटेड ये हो जाएगा, ठीक है। ISO 2000 ये याद रखना मेरे भाई, 2018, ठीक है। इसमें एक क्या बोलते हैं, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये, जो फूड सप्लाई चेन के लिए सेफ्टी, हैजार्ड कंट्रोल, उसको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो फूड की प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ही कवर हो जाती हैं, ठीक है। चलिए 42 पे चलते हैं। पूछ रहा है विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स स्टेप वाइज प्रोसेसिंग, मॉनिटरिंग, लिमिट्स एंड करेक्टिव एक्शंस इन फूड सेफ्टी, बताइए कौन सा हो जाएगा। बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। ये सब बताता है मेरे भाई हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी HACCP, ये बताता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव सिस्टम है ये, हैजार्ड को एनालाइज करता है, पता करता है कि ये बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, या फिर केमिकल कैसा ये हैजार्ड है। फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCPs को सेट करता है, मॉनिटर करता है, करेक्ट करता है, एक्शन लेता है, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। चले, HACCP हो जाएगा। 43 पे चलते हैं। लाइसेंसिंग इन FSSAI इज़ नॉट रिक्वायर्ड इफ़, कौन सी स्थिति में लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए किस केस में FSSAI का लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। अगर टर्नओवर 12 लाख से कम है तब हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। 12 लाख से अगर कम है तब हमें नहीं लेना है। अगर 12 लाख से ज़्यादा है, ये ईयरली यानी एनुअली देखा जाता है, 1 साल का देखा जाता है, ठीक है, तब हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा जब 12 लाख से ज़्यादा का होगा, ठीक है। चलिए 44 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी टूल, इनमें से कौन सा खाद्य सुरक्षा का एक निवारक उपकरण है, बताइए। बहुत आसान है, कई बार कर चुके। HACCP भी इसका आंसर हो जाएगा। रिकॉल, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें, और पेनल्टी ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। 45 पे चलते हैं। एग मार्क सर्टिफिकेशन इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, बताइए। एग मार्क प्रमाणन किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, बताएं। ये DMI के द्वारा किया जाता है। DMI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इनके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई थी कि BIS हो, एग मार्क हो, ये अब सारे के सारे मैंडेटरी नहीं है, ये कैसे हो गए हैं अब, ऑप्शनल हो गए हैं, ठीक है। कोई भी ले भी सकता है, कोई नहीं भी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी ग्रेडिंग को ये करता है, क्वालिटीज़ को ग्रेड करता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन अभी 46 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे मैच करना है ऑडिटिंग बॉडीज़ को आपको। यहाँ पे एक तरफ आपके ये लिखे हुए हैं और एक तरफ आपकी सेकंड में लिखा हुआ है कि इनके काम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए तो BIS से रिलेटेड हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा। ये हो जाएगा प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना मेरे भाई, ठीक है। ISI क्वालिटी मार्क्स देना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन C हो जाएगा हमारा, है ना। 1 का कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। NABL की बात कर रहे हैं यहाँ पे, NABL के लिए लेबोरेटरी एक्रीडिएशन है, ये क्या है, लेबोरेटरी एक्रीडिएशन, तो ये हो जाएगा इसके लिए। NABCB की बात करेगा मेरे भाई, एक्रीडिएशन ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज़, तो ये हो जाएगा मेरे भाई D। एपेडा की बात करेगा तो एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर एग्री फूड्स, ये हो जाएगा, तो ये कौन सा है, B। आसानी से बता सकते हो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, A हो जाएगा, ठीक है। 1 का C, 2 का A, 3D एंड 4B। 47 पे चलते हैं। प्राइमरी एम्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA इज़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, बताइए। बहुत आसान है।
इंश्योर अफोर्डेबल फूड ग्रेन्स टू पॉपुलेशन, जनसंख्या को सस्ते में खाद्य उपलब्ध करवाना, ये इसका एम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें हम कर ही चुके हैं, किसका क्या काम है। 48 पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्टिफिकेशन मार्क, इनमें से कौन सा एक प्रमाणन चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है। एग मार्क, हॉल मार्क, FSSAI लोगो विद लाइसेंस नंबर, LPG सब्सिडी सील, बताइए कौन सा है। तो यही हो जाएगा LPG सब्सिडी सील, ये हमारा नहीं है। बाकी सारे के सारे सर्टिफिकेशन लोगोज हैं, प्रमाणन है। ठीक है, चलिए 49 पे चलते हैं। इंडिया ऑर्गेनिक या फिर जैविक भारत लोगो सर्टिफाइज क्या करता है, किस चीज़ को सर्टिफाई करता है, बताइए। बहुत आसान है, कोई भी बता देगा, छोटा सा बच्चा भी बता देगा। ये हो जाएगा मेरे भाई जैविक भारत जी। किसको बताएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में ये बताते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे GM क्रॉप बोला है, ये एक तरह से क्या है, GM क्रॉप हो गया, या फिर ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो गया, या MSG फ्री स्नैक्स हो गए। ये सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पे नहीं आएंगे, गलत हो जाएंगे। 50 पे चलते हैं। कह रहा है इन HACCP, CCP स्टैंड्स फॉर, किस चीज़ के लिए होता है, बताइए। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्या ये है, या सर्टिफाइड कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, सर्टिफाइड कमर्शियल प्रोडक्ट, है ना, बिल्कुल सही। अबे कोई तो बोलो कि ये गलत है, ये होता है CCP, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। चेक कर रहा था, सो रहे हो कि जग रहे हो तुम लोग, क्योंकि मैं तो जग रहा हूँ, अभी 3 बज रहे हैं। चलो 51 पे चलते हैं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज, तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका 50 का, है ना। 51 पे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मैंडेटरी ऑन द लेवल ऑफ प्री पैकेज फूड एज पर FSS रेगुलेशंस, कह रहा है कि FSS विनियम के अनुसार प्री पैकेज्ड खाद्य के लेवल पे इनमें से कौन सी जानकारी होना बिल्कुल अनिवार्य है, उसके बिना आप उसको नहीं निकाल सकते हो, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देखिए और बताइए। चलो तो आसानी से बता सकते हो, बहुत ही शानदार ऑप्शंस बनाए मैंने इसमें। नेम ऑफ फूड, खाने का नाम, क्या चीज़ है उसमें लिखना पड़ेगा। नेट क्वांटिटी कितनी है वो आपको लिखना पड़ेगा। और बैच या फिर लॉट और कोड नंबर ये होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और लिखना पड़ता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है उसका फेवरेट कलर कौन सा है, ये भी लिखना पड़ता है ना। तो ऐसे ऑप्शंस बनाए। आपको सवाल देखने में कठिन लगेगा, यार इसको छोड़ देते हैं, बट आप जब उसको पूरा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे अगर इसको छोड़ देते तो हमारे 2 नंबर कट जाते, तो बहुत आसान था। तो ये चीज़ तो 1, 2 एंड 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने देखे होंगे ना, लिखा हुआ ऐसे लिखा रहता है कि 200 ग्राम 1 लीटर, इसमें इतना मिलेगा, इसमें ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट इतना मिलेगा। ये सारी की सारी नेट क्वांटिटी फूड लेवलिंग पे ये सारी की सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरली नॉट अ मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑन पैकेज फूड लेवल, बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई यहाँ से। सामान्य पैक्ड खाद्य लेवल पर निम्न में से कौन सी जानकारी सामान्यतः अनिवार्य घोषणा नहीं है, इनमें से बताइए कौन सी हो जाएगी। तो भाई नेम रिलीजन ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देख के ही आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पे ये जो मैंने सवाल बनाया ना, आप ये देखो कि सर इतने आसान आपने ऑप्शंस बनाए, हम तो ये आसानी से लगा पा रहे हैं। आपको ये चेक यहाँ पे हर सवाल का मतलब या फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आपकी जानकारी को चेक करना। एक तो आपको इतने बड़े बड़े सवाल पढ़ना, इनकी आदत डलवाना है, इनमें कई सारे सवालों का। और दूसरी बात ये है कि आप ये देख के आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि असल में सवाल इसमें से किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस किस चीज़ को लेकर के सवाल वो पूछ सकता है। तो ये चीज़ करना यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव है सवालों का। ये मत सोचना किस तरह से ऑप्शन दे दिया सर, ये तो हम बिल्कुल ही लगा देंगे कैसे भी। इनको आप सोचो कि इस तरह से सवाल पूछेगा कि क्या क्या डिक्लेरेशन करना पैकेज पे ये ज़रूरी नहीं है, क्या क्या ज़रूरी है, ये सारी की सारी इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। तो लेवल पे ज़रूरी क्या क्या मिलेगा बताओ। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल भाई करना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें ये सब यहाँ पे नहीं होगी, है ना, ऑप्शन डी नहीं होगा। 53 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि द ग्रीन एंड ब्राउन सिंबल ट्राइंगल इन अ बॉक्स ऑन फूड पैकेज इंडिकेट्स, ये तो बहुत आसान है, बता दीजिए किस चीज़ को हो जाएगा ये। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए ये होता है। ठीक है, ग्रीन बना हुआ है तो ये वेजिटेरियन के लिए है, और ये बोल रहा है कि ब्राउन अगर सिंबल है भूरा है तो नॉन वेजिटेरियन के लिए वो होता है, और ट्राइंगल शेप में ये बने रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 मैच करना है आपको। पैकेजिंग मटेरियल एक तरफ लिखें और एक तरफ आपकी प्रॉपर्टी लिखी है, आपको बताना है कि कौन सी किस चीज़ से मैच होती है। देखिए यहाँ पे सामग्री है, यहाँ पे विशेषता है, बताइए। ग्लास की प्रॉपर्टी मेरे भाई ऐसी हो जाएगी आपको कि इसमें से सब कुछ दिखता है और केमिकल रिएक्शन को ये रोक देता है। ठीक है, इनर्ट होता है पर टूट जाता है, इसलिए इसको ब्राइटल भी कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ब्राइटल बट इनर्ट। एक्सीलेंट प्रोडक्ट विजिबिलिटी, क्या मतलब हो गया इसका। कांच में से आपको पता है पैकेजिंग में दिखता भी है लेकिन केमिकल रिएक्शन को रोक देता है, लेकिन
है ना, इसको तो हम इनर्ट बोलेंगे, लेकिन टूटने वाला हो जाता है, आसानी से टूट भी जाता है, इसलिए ब्रिटल बोलते हैं। तो ए के लिए हो जाएगा मेरे भाई सी। सेकंड की बात करते हैं मेरे भाई, टिन प्लेट की बात कर रहा है। टिन प्लेट की खासियत क्या होती है बताओ? टिन प्लेट की खासियत ये होती है कि प्रॉपर तरीके से लाइट और गैस को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ना, अंदर नहीं जाने देता है खाने में। तो ये हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। चलिए टेट्रा पैक के बारे में बताओ। जैसे फ्रूटी होती है ना, फ्रूटी पीते हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। टेट्रा पैकेजिंग की मल्टी लेयर होती है, इसमें पेपर भी लगा रहता है, प्लास्टिक भी लगी रहती है, अंदर से एक फॉइल भी लगी रहती है ना। ये चीज़ आप याद रखें। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा मल्टी लेयर सूटेबल फॉर इसके लिए, ठीक है। LDPE की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई प्लास्टिक फिल्म होती है, फ्लेक्सिबल होती है और हीट सील करके पैकेज इसका बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए हमारा हो जाएगा लचीला और हीट सीलेबल, ठीक है। बता सकते हो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 55 पे क्या रहा है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड लेबलिंग रेगुलेशन इज टू, खाद्य लेबलिंग विनियमों का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसानी से इनको देख के आप लगा सकते हो। बताओ कौन सा हो जाएगा? प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ाना, ये तो बिल्कुल नहीं इसका काम होता है। लेबल का काम है कंज्यूमर को सही और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि कंज्यूमर समझ कर खरीद सके चीज़ों को, है ना। क्या खाने वाला है वो, कितना इसमें उसको मिलेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलेंगे, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 पे चलते हैं। यहाँ आपको असर्शन और रीजन से रिलेटेड आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। बताइए, कह रहा है आपसे कि एलर्जन डिक्लेरेशन इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड लेबलिंग। एलर्जन खाद्य घोषणा, खाद्य जो लेबलिंग है उसका महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मेरे भाई बताओ। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को पीनट, मिल्क, एग, ग्लूटेन इनसे एलर्जी हो जाती है, तो मेरे भाई अगर आपके खाने में पैकेट में डला है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कुछ भी वो खा लेते हैं, उनको किसी को स्वेलिंग हो जाती है, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। शौक तक मतलब उनको लग सकता है, इसलिए लेवल पे क्लियरिटी आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, है ना, क्या क्या इसमें डला हुआ है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो रीज़न भी ये मेरे भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक्सप्लेन भी ये करता है, तो कौन सा हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, और ये एक्सप्लेन करता है। अब देखो आसान सवाल है, आसान ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो, लेकिन आपको मेरे भाई ये समझ में आ रहा हो कि हमने इतना सारा पढ़ा है यूनिट 10 में, उसमें से सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें देख के, ठीक है। चलिए तो 57 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फोकस एरिया। इनमें से कौन अपना फोकस क्षेत्र गलत रूप से जोड़ा गया है? बताइए। अगेन वही सारे इंस्टीट्यूशंस आपके सामने दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। CFTRI के बारे में बोल रहा है मेरे भाई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये करता है, तो बिल्कुल सही है, ये तो इसमें कोई गलती नहीं है। DFRL के बारे में बोल रहा है कि डिफेंस फूड और राशन हाँ राशन रिसर्च ये करता है, बताइए, अनुसंधान करता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ICMR के बारे में बोल रहा है कि मेडिकल हेल्थ रिसर्च इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। NIMHANS इसके बारे में बोल रहा है कि फूड क्वालिटी सर्टिफाई ये करता है, गलत। ये क्या करता है बताओ? अगर ये गलत है तो फिर करता क्या है? ये मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट है एक तरीके का, और ये क्या करता है? फूड सर्टिफिकेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे ICMR इश्यूज डाइटरी गाइडलाइंसेस फॉर। ICMR इनमें से किस चीज़ के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहले तो ए गलत हो जाएगा इसका, फूड एक्सपोर्ट की बात ये कर रहा है, इससे कोई इसका रिलेशन है नहीं। वेटनरी डॉक्टर्स ओनली, ये भी गलत। मिलिट्री पर्सनल ओनली, नहीं नहीं नहीं, इनके लिए खाना नहीं बनाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें गलत हैं। अब मुझे बताओ, ICMR डाइटरी गाइडलाइंसेस फॉर इंडियंस, पूरे देश के लोगों के लिए सही खाने का पैटर्न बताता है, कैसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कितना सीरियल, कितना सब्जी, कितना ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताता है, तो सभी लोगों के लिए मेरे भाई बताता है, ठीक है। इसमें दे रखा है कि बस स्पेशल किसी के लिए बताता है, नहीं। 59 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इंस्टीट्यूट्स और लोकेशन आपके सामने यहाँ पे दे रखी हैं, आपको ये बताना है। बहुत शानदार सवाल है, बताओ कौन सा करेक्ट पेयर है, बताइए। CFTRI के बारे में पूछ रहा है कि ये मैसूर में है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। NIFTEM ये मुंबई में है, ये गलत है, मुंबई में नहीं है, ये तो मेरे भाई ये शायद हरियाणा के सोनीपत में, एक बार चेक कर लेना अगर मैं सही हूँ तो, हरियाणा के शायद सोनीपत में है ये, है ना। DFRL के बारे में बोल रहा है कोलकाता में, कोलकाता में नहीं है, ये भी मैसूर में है। ICMR हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, ये चेन्नई में, चेन्नई में नहीं है मेरे भाई, ये न्यू दिल्ली में है।
ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट GMP स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है, बता सकते हो, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में ये बताते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ध्यान से लगाना इनको, देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिसेस लिखा है, यहाँ पे भी गुड लिखा है, आप केवल यही पढ़ के बीच का पढ़ो नहीं, लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, बाकी सारे ये हमारे गलत हो जाएंगे है ना। साफ़ सफाई, इक्विपमेंट को मेंटेनेंस कैसे करना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में, प्रोसेस डिसिप्लिन के बारे में, ये सब चीज़ हमें बताता है। चलिए 61 पे चलते हैं। SSOP मेनली रेफर्स टू, अभी हमने SOP पढ़ा था, अब हम यहाँ पे SSOP देखें, ये किस चीज़ को संदर्भित करता है। बेसिकली ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है। तो S से हो जाएगा मेरे भाई सैनिटेशन, फिर S से हो जाएगा स्टैंडर्ड, और O से हो जाएगा ऑपरेटिंग, और P से हो जाएगा प्रोसीजर। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, सैनिटेशन, स्टैंडर्ड, ऑपरेटिंग, प्रोसीजर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखो जैसे कौन सा एरिया कब क्लीन होगा, कौन सा केमिकल इसमें यूज़ होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे चेक करेंगे कि सही से क्लीन हुआ है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें ही हमें बताता है। ठीक है, चलिए GMP क्या बताता है बताओ। अगर GMP की अगर पूछ लेता आपसे यहाँ पे, तो GMP के बारे में आप बताते कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन है ये उसके बारे में बताता है। SSOP तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 62 पे चलते हैं। HACCP प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा HACCP का मूल सिद्धांत आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, और उसमें से आपको पेयर्स बताने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए आपको मैं पहले एक लिस्ट बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे जो लगा रखी है, कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, क्या ये सही है, बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। पूछ रहा है एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP, इसके बारे में बताता है बिल्कुल। एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट, और उसके बाद मॉनिटर और करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स लेना, ये भी इसका सही हो जाएगा। फोर्थ और देख लेते हैं, डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑफ फूड, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है इसका, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 पे चलते हैं। इन ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजी फर्स्ट पार्टी ऑडिट यूजुअली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, अब आपको पता चलेगा कि इस तरह से आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, और टॉप 100 है, देख लेना, इनमें से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है फर्स्ट पार्टी ऑडिट की बात कर रहा है मेरे भाई। ऑडिट कंडक्टेड बाय कस्टमर, बिल्कुल नहीं। ऑडिट कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, बिल्कुल भी नहीं। आपको दे रहा है इंटरनल ऑडिट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, ऑडिट कंडक्टेड बाय, नहीं। सी हमारा सही हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, याद रखना, ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप का ऑडिट खुद से कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी ऑडिट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पार्टी ऑडिट। कब, जब ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही अपना ऑडिट कर लेता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कस्टमर ऑडिट जब करेगा तो उसको सेकंड पार्टी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जब कस्टमर करेगा मेरे भाई, देखो ये लिखा है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड पार्टी ऑडिट इसको बोलते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट बॉडी अगर कोई करेगी, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ पे, इंडिपेंडेंट अगर कोई बॉडी करेगी, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। चलिए 64 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इन फूड सेफ्टी टिपिकली रेफर्स टू, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सामान्यतः किसको संदर्भित करता है, ये आपको बताना है। देखो जब कोई इंडिपेंडेंट एक्रीडेटेड बॉडी सर्टिफिकेशन देती है किसी भी फूड कंपनी को, किसी फूड लैब, किसी भी फूड कोई दुकान है उसको, तो मेरे भाई उसे कहते हैं थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन देना। एग्जाम्पल के लिए ISO 22000, मैं क्या बोल रहा हूँ, ISO 22000, ठीक है। इसका सर्टिफिकेट किसी NABCB जो एक्रीडेटेड सर्टिफाइंग बॉडी से लेना है ना, यानी कि बिजनेस खुद सर्टिफिकेट नहीं देता है, बायर भी नहीं देता है, एक तीसरा कोई न्यूट्रल बॉडी होगा वो उसको देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये जो एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, ये थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेशन का एक एग्जांपल हमारे सामने आ गया जो आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सर्टिफिकेशन इटसेल्फ इशूड बाय फूड बिजनेस ओनर हिमसेल्फ, ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा, बायर भी नहीं देगा, कौन देगा, एक कोई एक्रीडेटेड बॉडी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी वो इसको देती है। ठीक है, चलिए 65 पे चलते हैं। यहाँ आपको एक प्रोसेस स्टेप सीक्वेंस से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आपको बताओ प्रमाणन प्रक्रिया में सबसे तार्किक क्रम कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाते समय सबके सब बताए थे लाइन से, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें से बिल्कुल करेक्ट है बताइए। देखो सबसे पहले आवेदन और दस्तावेज की समीक्षा की जाती है, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट रिव्यू को किया जाता है। तो इसके लिए मेरे भाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2 यहाँ सबसे पहले आएगा। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियल जो सर्टिफिकेशन ऑडिट है, प्रारंभिक प्रमाणन ऑडिट, फिर हम ये करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 के बाद 3। उसके बाद इशू ऑफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो 4th आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट सर्विलेंस ऑडिट, उनको देखभाल करते रहना, बार बार उनके पास जाते रहना। तो 2341 कहाँ दिख रहा है? 2341 ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 66 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये आपको बताना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विकास योजनाओं का इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष उद्देश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताइए, बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हो। देखो, कह रहा है आपसे फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना, क्या ये उद्देश्य नहीं होता है क्या? गलत, ये उसका उद्देश्य होता है। बताइए, कह रहा है आपसे क्रिएट प्रोसेसिंग एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रसंस्करण व कोल्ड चेन अवसंरचना बनाना, बिल्कुल मेरे भाई ये भी होता है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन फूड सेक्टर, अरे ये तो होता ही होता है। फिर कहा फ्रेम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप अगेन बोलेंगे कि सर इतना आसान आपने ऑप्शन दिया है, हम आसानी से लगा सकते हैं। भाई इस सवाल का उद्देश्य ये है आपको ये बताना कि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। इसकी जगह पे कोई और भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि तीनों को तीनों हमारे हो जाएंगे, बाकी जो भी देगा वो गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे वो कुछ भी दे दे, ठीक है। चलिए 67 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज मेनली रिलेटेड टू, बताओ किस चीज़ से जुड़ी हुई है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस चीज़ से जुड़ी हुई है बताइए। भाई इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उससे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस स्कीम का मेन फोकस है मेगा फूड पार्क्स बनाना, कोल्ड स्टोरेज की चेन्स बनाना, मतलब बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाना, उनको एक दूसरे से जोड़ना, एग्रो प्रोसेसिंग जो क्लस्टर्स होते हैं उनको बनाना, और फूड प्रिजर्वेशन वैल्यू एडिशन जो होती हैं चीज़ें, इन सब चीज़ों को बनाना, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखें। फर्टिलाइजर, फ्री मेडिकल, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सब के सब यहाँ पे हमारे नहीं होंगे। 68 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन एज अ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप के रूप में फूड फोर्टिफिकेशन का कौन सा उदाहरण इनमें से आपको देखने को मिलेगा? बताइए, बहुत आसान है, सॉल्ट फोर्टिफाइड विद आयोडीन, ठीक है। बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहीं पे मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं ऑयल का अगर फोर्टिफाइड मुझे करना है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? बताइए। इसमें भाई विटामिन ए और डी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं अगर वीट फ्लोर की बात करेंगे भाई यहाँ पे, तब आपको इसमें आयरन और फॉलिक जो एसिड रहता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 69 पे चलते हैं। अंडर FSSAI फोर्टिफाइड स्टेपल फूड्स आर ऑफन आइडेंटिफाइड बाय, FSSAI के अंतर्गत फोर्टिफाइड मुख्य खाद्य पदार्थों की पहचान प्राय किस चीज़ से की जाती है? बताइए। +F जो लोगो लिखा रहता है उससे की जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रीन बॉर्डर वाला होगा, ये तो वेज को बताता है कि वेज है प्रोडक्ट, और ये नॉन वेज को बताता है, ठीक है। चलिए 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल रिकॉर्ड मेंटेन्ड अंडर FSMS फॉर ट्रेसेबिलिटी, FSMS के अंतर्गत ट्रेसेबिलिटी के लिए सामान्यतः कौन सा अभिलेख रखा जाता है? आसान है मेरे भाई, आप आसानी से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इनमें से हो जाएगा। बताओ, सारे पढ़ के देखिए और आप बता देंगे, ठीक है। पढ़ने की आदत डालिए मेरे भाई, बहुत लंबा सवाल है, बहुत लंबा पेपर है आपका, तो इसलिए सप्लायर एंड बैच डिटेल्स ये लॉग इसके लिए हो जाएगा। ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस बैच का है, कौन सप्लायर था, ये सब फॉलो करके ये बताना, यही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेसिबिलिटी इन फूड सेफ्टी मीन्स, खाद्य सुरक्षा में ट्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या हो जाता है, बताइए। एबिलिटी टू ट्रेस द ओरिजिन एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाइड स्टेजेस रहती हैं उनके बारे में पता लगाना कि कहाँ से आया है, कैसे ही आया है। बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। प्रिडिक्ट कंज्यूमर चॉइस नहीं, एबिलिटी टू इंक्रीज सेल्फ प्राइस नहीं, सप्लायर आइडेंटिटी नहीं। मतलब ये हाइड की कह रहा है, हाइड करना इसका नहीं है, बताना कि कहाँ से आया है, किसने बनाया है, ये इसका काम होता है। 72 पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ टिपिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अ फूड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन की खाद्य सुरक्षा नीति का इनमें से
निम्न में से कौन सा सामान्य घटक यहाँ पे नहीं है, ये आपको बताना है दोस्त। पढ़िए सारे ऑप्शंस को और फिर आप बताइए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है ए में कमिटमेंट टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कह रहा है कि लॉज को फॉलो करना, उसका कमिटमेंट, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि FSMS में सतत सुधार करते रहना है ना, कंज्यूमर के लिए अगर सेफ फूड देना है ना, तो ये मेरे भाई बिल्कुल सही है, इसमें करते रहना पड़ेगा। इसके बाद बोल रहा है आपसे सी में कि FSMS यानी कि फूड सेफ्टी के लिए स्टेटमेंट एंड इंश्योरिंग फूड सेफ्टी फॉर कंज्यूमर, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है प्रॉमिस टू इंक्रीज प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, ये इसका काम नहीं होगा, है ना। देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन आपका यहाँ पे पता चलेगा कि सवाल कैसे आपसे पूछे जाएंगे इसमें से, है ना, इतना बड़ा टॉपिक है ये। 73 पे चलते हैं। इन कॉडेक्स स्ट्रक्चर द कॉडेक्स कमेटी ऑन फूड लेवलिंग CCFL डील्स मैनली विद, कॉडेक्स संरचना में फूड लेवलिंग पे कॉडेक्स समिति CCFL मुख्यतः किससे संबंधित है। यहाँ पे आसानी से आप बता सकते हो मेरे भाई, फूड हाइजीन, कीटनाशक अवशेष, तो केवल घोषणा और दावे, तो इसी से रिलेट हो जाएगा लेबल डिक्लेरेशन एंड क्लेम्स। ठीक है, CCFL का काम क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लेबल पे क्या लिखना चाहिए ये वो बताएगा, न्यूट्रिशंस की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्लेम्स लिखने हैं, जैसे शुगर फ्री है, हाई फाइबर फैट है, वो सॉरी हाई फाइबर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हैं खाने में तो ये मेरे भाई लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एलर्जन के जो एलर्जी वाले चीज़ें अगर उसमें कुछ पड़ी हुई हैं तो उसको लेबलिंग पर लिखना। ई-कॉमर्स, फूड इन्फॉर्मेशन, FOP लेबलिंग वगैरह, ये बहुत चीज़ें रहती हैं दुनिया भर की, वो सब चीज़ें रहती हैं, वो यहाँ पर डाल देना मेरे भाई। एक क्लेम्स का काम होता है यहाँ पे, वेटरनरी ड्रग रेसिड्यू वगैरह ये सब नहीं होगा। 74 पे चलते हैं। आपसे पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस कॉडेक्स कमोडिटी कमेटी प्रोडक्ट ग्रुप, बहुत शानदार है। चलिए बताइए, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बताने, पढ़िए और पढ़ के फिर मुझे बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कॉडेक्स कमेटी ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, CCFFV इसको हम कहते हैं, ये आप याद रखें, CCFFV, कॉडेक्स कमेटी ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखो उल्टे हैं, यहाँ पे लिखा है आप याद रखें फैट्स एंड ऑयल्स, मिल्क प्रोडक्ट, है ना, ये चीज़ दिखा रहा है। और फिर बोल रहा है कि फिश कमेटी सीरियल्स, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, आप इसको याद रखें, कॉडेक्स कमेटी के लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये चीज़ बिल्कुल हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो इसको ऐसे सीक्वेंस में रखना, ये भी आप याद रखना, क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है ना CCFFV। अब आप इसको दोनों चीज़ों को कहीं अलग अलग लिख दोगे ना, फ्रूट्स को कहीं, वेजिटेबल्स को कहीं, तो ये सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सवाल इस तरह से आपसे पूछा गया। CCFFV इसी उसमें सीक्वेंस में ये होने चाहिए। चलिए 75 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉडेक्स स्टैंडर्ड्स एंड FSSAI स्टैंडर्ड्स, बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो कॉडेक्स के मानक और FSSAI के मानक के संबंध को अच्छी तरह से वर्णित करता है, बिल्कुल अच्छे से बताता है। देखो कॉडेक्स का काम है ग्लोबल लेवल पे जो गाइडलाइंस हैं उनको बनाना, और FSSAI का काम है कि इंडिया में उससे रिलेटेड लॉज बनाना, और दोनों क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों एक दूसरे के साथ में समरूप होने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो FSSAI में हार्मोनाइज विद कॉडेक्स बट कैन सेट स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन नेशनल नीड्स, कॉडेक्स से समरूप हो सकता है, कॉडेक्स के जैसे ही अपने बना सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र की, हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार अधिक कठोर मानक अगर ज़रूरत है तो वो उनको भी बना सकता है, इसकी कोई ऐसी यहाँ पे रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, अगर इंडिया में ज़्यादा कोई रिस्क है किसी चीज़ की तो ये ज़्यादा बना देता है, टफ लिमिट से बना देता है। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो बाकी यहाँ पे कह रहा है कि वर्ड टू वर्ड, ये गलत हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड क्यों बनाएगा मेरे भाई, कॉडेक्स हैज़ नो रेलेवेंस फॉर इंडिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कॉडेक्स स्टैंड्स आर क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। चलिए 76 पे चलते हैं। कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ FSS एक्ट डील्स विद पेनल्टीज फॉर मिसब्रांडिंग, अब यहाँ से सवाल मेरे भाई आना आपके शुरू हो जाएंगे शानदार वाले। चलो बताओ, सेक्शन 52 का टाइटल है पेनल्टी फॉर मिसब्रांडेड फूड, 52 का क्या नाम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेनल्टी फॉर मिसब्रांडेड फूड। ठीक है, तो 52 हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 59 की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो ये पनिशमेंट की बात करता है, अनसेफ फूड अगर कोई देता है तो जैसे जेल देना, जेल और फाइन की बात करेगा तो 59। ठीक है, 63 की बात करेंगे तो ये ऑपरेटिंग विदाउट लाइसेंस अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए काम करेगा। वहीं 66 की बात करेंगे तो ऑफेंसेस बाई कंपनीज टाइप प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखो। ठीक है, चलिए 77 की बात करते हैं, पेनल्टी फॉर मिसब्रांडिंग ऑफ फूड अंडर FSS एक्ट में एक्सटेंड सब टू, FSS अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या अगर कोई ब्रांडिंग कर रहा है तो उस पर अधिकतम दंड कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 3 लाख तक, है ना।
देखो ये बात करता है सेक्शन 52 में, जो अभी हमने बात की है ना, ये इसी की बात कर रहा है। सेक्शन 52 में ये चीज़ बोली गई है कि 3 लाख रुपए तक ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 52 क्लियरली बताता है कि पेनल्टी जो बढ़ सकती है 3 लाख रुपए तक, ठीक है। बाकी कह रहा है यहाँ पे, बाकी के ऑप्शंस हैं, ये हमारे यहाँ पे काम नहीं है, ये चीज़ें छोड़ दो। बाकी 10 लाख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बता देता हूँ मैं। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए करता है। जैसे सेक्शन 53 की जब बात करेंगे ना, तो उसमें ये दे रखा है कि 10 लाख रुपए तक इसमें मिल सकता है, दंड दिया जा सकता है अगर कोई मिसब्रांड वो कर रहा है, मिसलीड कर रहा है तो, है ना। मिस ब्रांडिंग नहीं, मिस ब्रांडिंग के लिए करेगा तो 3 लाख, लेकिन मिसलीडिंग के लिए करेगा तो 10 लाख तक की बात कर रहा है। सेक्शन 53 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 78 पे चलते हैं। पूछ रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिर से अगेन आपका सवाल बहुत आ रहा है आज बार बार। मस्ट इशू विच डॉक्यूमेंट व्हेन सैम्पलिंग फूड्स, खाद्य नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO का कौन सा दस्तावेज जारी करता है। देख लो, तुम्हारी नौकरी लगने से पहले ही तुमको सारे काम सिखाई दे रहा हूँ। अगर बाई चांस ट्रेनिंग में 1-2 दिन सो गए ना तुम लोग, तब भी तुमको ये लेक्चर देख लेना, काम चल जाएगा आपका। चलिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्म VA, ठीक है। देखो फॉर्म एक वी होता है, फॉर्म ऑफ नोटिस टू द फूड बिजनेस ऑपरेटर, काम का नहीं है इतना, बस मैं इतना याद रख लो, फॉर्म VA होता है, ठीक है। 2011 के ये रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ बताई जाती है हमको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर फॉर्म A आपसे पूछ ले तो बताओ। जो रेफरल लैब्स के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई डिस्प्यूट, जैसे आपने किसी लैब में टेस्टिंग कराई, आपको वहाँ पे गड़बड़ लगा, आपने बोला नहीं साहब ये लैब तो बिकी हुई है साहब, ठीक है, तो आपने क्या, फिर आपके लिए रेफरल लैब की बात होती है। रेफरल लैब में जब जाएंगे तो वहाँ पे एनालिसिस का सर्टिफिकेट मिलता है, वो फॉर्म A वहाँ पे काम आता है। काम का नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। बाकी जो ये बाकी है ना, हाँ 8A, इसकी बात करेंगे तो देखो, जो फूड जो एनालाइज्ड की जो रिपोर्ट फॉर्मेट होती है वो इसमें मिलती है, ठीक है। बाकी चलो छोड़ो, ये ज़्यादा काम की नहीं, ज़रूरी जो था बस मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, ये 5A है ना, 5A फॉर्म 5A है ना, VA नहीं है। 79 की बात करते हैं, असर्शन रीजन से रिलेटेड एक सवाल है, वो आप बताएंगे मुझे यहाँ पे, बताइए। रेफरल लेबोरेटरीज एक्ट एज अपीलीट टेस्टिंग बॉडीज अंडर FSSA, रेफरल प्रयोगशाला FSSAI के अंतर्गत अपीलीय परीक्षण इकाई के रूप में काम करती हैं क्या, बताइए, क्या ये सही है कि नहीं, बताओ मेरे भाई। सही तो है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और दे वेरीफाई रिजल्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड नोटिफाइड लैब्स व्हेन डिस्प्यूट अराइजेस, वे विवाद होने पर प्राथमिक व अधिसूचित प्रयोगशालाओं के परिणामों की पुष्टि करते हैं। तो A एंड R ये दोनों करेक्ट हैं, और ये इसको एक्सप्लेन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। 80 पे, द स्टैंडर्ड सेटिंग फंक्शंस ऑफ कोडेक्स इज कैरीड आउट प्राइमरली थ्रू, कोडेक्स में मानक निर्धारण मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा है और आसान भी, आप बता सकते हो इसको तो आसानी से। B हो जाएगा, कोडेक्स कमेटी और टास्क फोर्स होती है, उसका ये काम होता है, ठीक है। कोडेक्स कमीशन जो है ना मेरे भाई, कोडेक्स कमीशन खुद सब कुछ लिख के नहीं बैठता है, पहले तो ये चीज़ याद रखें। जनरल सब्जेक्ट्स कमेटीज़ करती हैं, जैसे लेबलिंग, हाइजीन, एडिटिव्स कौन कौन से ऐड करने हैं, ये सारे के काम मेरे भाई ये कमेटी का ही काम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 81 पे चलते हैं। कोडेक्स कमेटीज आर ऑफ 2 मेन कैटेगरीज, कोडेक्स समिति की 2 मुख्य प्रकार की होती हैं इसकी समितियां, वो मुझे बताओ कौन कौन सी इनमें से देखने को आपको मिलेंगी। देखो, कमोडिटी कमेटी होती है एक, तो एक होती है जनरल सब्जेक्ट कमेटी, जैसा मैंने अभी आप ऊपर ही बताया था। देखो, जो कमोडिटी कमेटी है ना, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है। जैसे मैं आपको बोलूँ फिश हो जाए, मिल्क हो, फैट हो, या फिर ऑयल हो, या फ्रूट्स हो, या वेज हो, और सीरियल्स भी हो सकते हैं, ETC लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत होते हैं ऐसे तो, ये कमोडिटी कमेटी उनके लिए करती है काम, ठीक है। बाकी जनरल जो सब्जेक्ट कमेटी रहती है, इसमें आप याद रखें ना मेरे भाई, जैसे हाइजीन के बारे में बात करनी है, रेसिड्यूज़ होते हैं जैसे मैंने अभी बताए थे, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ जो अपशेष बचते हैं वो, लेबलिंग कैसे लिखनी है वो, एडिटिव्स मिलाने हैं वो, एनालिसिस करना है वो, ETC लिख देता हूँ यहाँ पे भी। ये सब काम जो करेगा वो ये समितियाँ उन पर डिसाइड करती है, रूल्स बनाती है, रूल्स तो नहीं एक तरह से गाइडलाइन बनाती हैं, ठीक है। और ये गाइडलाइन ये बनाते हैं। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 1 एंड 2। 82 पे चलते हैं। बोल रहा है आपसे, भारतीय मानकों को कोडेक्स के समरूप करने से, बताइए, द हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स विद कोडेक्स हेल्प्स इन, किस चीज़ में ये काम करता है मेरे भाई, बताओ। अच्छा सवाल है, आप बता सकते हो आसानी से।
इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथनेस, ये होती है, ट्रेड स्मूथनेस होती है, बिल्कुल यही काम तो होता है। कस्टमर्स का ट्रस्ट डिक्रीज हो जाएगा, गलत। एडल्ट्रेशन लीगल हो जाता है, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो कौन सा, केवल ओनली ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे के सारे गलत हैं और हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ओनली ऑप्शन ए, ठीक है। यानी जो ए में दे रखा है वो हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में यहाँ पे दे रखा है ओनली ए। चलिए 83 पे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे विच अथॉरिटी इशूज गाइडलाइंस ऑन फोर्टिफिकेशन, बताइए। गाइडलाइंस ऑन फोर्टिफिकेशन लोगो प्लस एफ सिंबल, ये कौन दिशा निर्देश जारी करता है, कितनी बार बताया, FSSAI ये जारी करता है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है इस पर, ठीक है। 84 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज डील्स विद पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एट कॉटेक्स लेवल, कौन इस पर डिसाइड करेगा, बताइए। अभी अभी मैंने ऊपर बताई थी चीज़ें, ये उनसे रिलेटेड है थोड़ा सा, 84 के बारे में आपको बताना है। तो भाई ये हो जाएगा बी हमारा, CCPR हो जाएगा, ठीक है। CCPR का फुल फॉर्म क्या है, कॉडेक्स कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, है ना। ये डिफरेंट फूड्स में MRL जो होता है ना, मैक्सिमम रेसिड्यूज लिमिट, उसको रिकमेंड करता है। हेल्थ ट्रेड दोनों को बैलेंस करता है, उनकी वैल्यू को बढ़ाता है ये, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ हो जाएंगी। चलो CCFI-CS की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, फूड को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उनका इंस्पेक्शन करना, सर्टिफिकेशन का सिस्टम, ये इससे रिलेटेड हो जाता है। CCFS की बात करेगा तो ये फूड की हाइजीन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, फूड हाइजीन से रिलेटेड। CCMAS की बात करेगा तो मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड सैम्पलिंग से रिलेटेड ये हो जाता है, ठीक है। चलिए 85 पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ एक तरफ आपको एक कमेटीज़ दे रखी हैं और एक तरफ आपको लिस्ट दे रखी है, जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हो कि जो CCFH हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा फूड हाइजीन स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ठीक है। फूड हाइजीन उससे रिलेटेड ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। और सेकंड की बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पे CCPR, तो ये हो जाएगा पेस्टिसाइड से रिलेटेड, तो इसके लिए बी हो जाएगा। CCMS की बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग, सारे के सारे मिले हुए हैं ये तो, है ना। CCFL की बात करें तो फूड लेबलिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो 1A 2B 3C। चले 86 पे चलते हैं। बताना है आपको यहाँ पे मेरे भाई, मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर सीवियर फूड सेफ्टी वायलेशन कॉजिंग डेथ मे एक्सटेंड्स टू, गंभीर अगर कोई आपने ऐसी सुरक्षा का उल्लंघन किया है मेरे भाई खाने में, उससे मृत्यु तक हो गई किसी की, तो कारावास आपको बताना है कि कितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है सी में 7 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, 7 साल तक से लेकर के और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक आपको दिया जा सकता है। अगर सेक्शन वहीं अगर आपसे पूछ लेता है तो मेरे भाई इम्प्रिजमेंट के लिए यहाँ पे 59 का भी एक फोर्थ क्लॉज है, सब क्लॉज, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मिनिमम 7 साल की होती है, जो एक्सटेंड होकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है। वहीं अगर आपसे फाइन पूछ लेता है यहीं पे, तब आप याद रखेंगे ये 10 लाख रुपए तक मेरे भाई हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए 87 पे चलते हैं। 87 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर, राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त का इनमें से कार्य कौन सा है, बताइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल टैगलिंग ऑफ कैटल, आप सारे के सारे पढ़िए, लगाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा ओवरऑल इन्फोर्समेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन स्टेट, है ना, सबका हेड होता है स्टेट में पूरा अपने डिपार्टमेंट का, पूरे स्टेट में FSS एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन यही देखता है, ठीक है। लाइसेंस देना, लैब का नेटवर्क पूरा करना, इन्फोर्समेंट करना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना, ये सारे के सारे काम मेरे भाई इनके ही होते हैं, ठीक है। चलिए 88 पे चलते हैं। स्टेटमेंट टाइप का एक सवाल है, इम्प्रूवमेंट नोटिस, ध्यान से पढ़ना, अच्छा सवाल है। इम्प्रूवमेंट नोटिस अंडर FSSAI इज इशूड बाई, किसके द्वारा इसको इशू किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, बताइए। आसानी से आप बता सकते हो, बहुत आसान सवाल है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर DO होगा, ये उसका काम होता है, ठीक है। देखो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, इसका एक एक्ट का एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 32। इसके थ्रू अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर FBO, किसी भी रूल्स को वायलेट करता है, तो जो जो इम्प्रूवमेंट नोटिस है जो उसके लिए भेजा जाता है वो DO ही भेजता है यहाँ पे, है ना, उसी का ये काम यहाँ पे मेरे भाई देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए FSSAI का CEO भाई ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में बैठता है, पॉलिसी बहुत लेवल पे पॉलिसीज़ वगैरह मेकिंग का काम करता है, यहाँ पे नहीं आएगा। फूड एनालिस्ट की बात कर रहा है, ये लैब टेस्टिंग में काम करता है भाई, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 89 पे चलते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इन इंडिया ऑपरेट्स प्राइमरली अंडर, भारत में अगर जैविक प्रमाणन आपको चाहिए तो ये किसके अंतर्गत संचालित होता है, कौन ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका
NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, आसान है, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है एक, जिसको हम बोलते हैं APEDA। फिर से बता रहा हूँ, APEDA, इसका फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके थ्रू नेशनल प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं NPOP, ये ऑपरेट किए जाते हैं। इंडिया का मेन ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन का फ्रेमवर्क यही काम करके हमको देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी के ऑप्शंस चाहते हो क्या बताना, बताइए। चलो देखो, यहाँ पे काम के नहीं है, फालतू गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा काम के इधर नहीं है। चलिए 90 पे चलते हैं। जैविक भारत या जैविक भारत प्लस इंडिया ऑर्गेनिक लोगोज सर्टिफाई कंप्लाइंस विद, जैविक भारत और इंडिया ऑर्गेनिक चिन्ह किस अनुपालन की पुष्टि करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे NPOP ऑर्गेनिक प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समझाता हूँ। NPOP जो मैंने जैसा भी आपको ऊपर बताया था इससे पहले वाले सवाल में, इसके अंडर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी या फिर प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि कोई सिंथेटिक उसमें नहीं डालना है, फर्टिलाइजर नहीं डालना है, पेस्टिसाइड नहीं डालना है, सॉइल की हेल्थ को चेक करवाना है, क्रॉप का रोटेशन करवाना है, हर बार एक ही फसल करके नहीं बैठ जाना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए NPOP, जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोटोकॉल ये बनाता है, दिखाता है हमको। ठीक है, 91 पे चल रहे हैं। यहाँ पे आपको एक तरफ सर्टिफिकेशंस दे रखे हैं, स्कीम्स दे रखी हैं और इससे रिलेटेड बॉडीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए, यहाँ एक तरफ एग मार्क, FBO मार्क और इंडिया ऑर्गेनिक ISO सर्टिफिकेशन ये लिखे हुए हैं, और इधर आपको यहाँ देखने को ये मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी चीज़ों को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 पे हम चल रहे हैं मेरे भाई। देखो, एग मार्क की जैसे ही बात आएगी, मैं यहाँ पे खुद से बता देता हूँ, एग मार्क की जब बात आएगी तो हम DMI बोलेंगे। DMI बस याद रखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। DMI DMI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या? DMI दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो एक के लिए हो जाएगा मेरे भाई क्या? C हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड, FPO के बारे में बात कर रहे हैं। FPO की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे FPO लाइसेंस अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। जैसे लाइसेंस करना, लाइसेंस वगैरह देना, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बोला इंडिया ऑर्गेनिक, तो ये हो जाएगा भाई, है ना, APEDA, तो इसके लिए A हो जाएगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ बोला ISO सर्टिफिकेशन, अब कौन सा बचा? NABCB एक्रीडेटेड एजेंसीज, तो इसके लिए B हो जाएगा। चेक कर लेते हैं CDAB कहाँ दे रखा है। CDAB ऑप्शन A में दे रखा है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग फूड सेफ्टी अपील ट्रिब्यूनल इज, कह रहा है फूड सेफ्टी अपील ट्रिब्यूनल की स्थापना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है, बताना है आपको। जो आप मेरे भाई, जैसे कि कोई ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी, या उसने लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया या कैंसिल कर दिया या कोई नोटिस दे दिया, तो कोई दुकान संचालक है, उसको लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है, उसे सही से ट्रीट नहीं किया गया, गलत हुआ है उसके साथ, तो वो अपील करने का अधिकार रखता है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल अपील को सुनता है, ठीक है, और अपना फैसला देता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो बताओ मेरे भाई, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा, है ना। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो होंगे उसके खिलाफ उसकी अपील को सुनना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 पे चलते हैं। विच एक्ट कंट्रोल्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिक्लेरेशन लीगली, कौन सा अधिनियम पैकेजिंग और लेबलिंग घोषणाओं को विधिक रूप से नियंत्रित यहाँ पे करता है? आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। बताइए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपको बतानी है। चलिए बताइए। चलिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप हो सकता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट इसमें कन्फ्यूज हो जाओ, लेकिन इसका आंसर होगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। देखो, फूड सेफ्टी, कंटेमिनेंट्स, हाइजीन, ये FSS एक्ट बताता है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे अगर फूड सेफ्टी की बात करता केवल, है ना, या कंटेमिनेंट्स की बात करता या हाइजीन की बात करता, तो ये यहाँ पे FSA इसके बारे में बात करेगा। लेकिन पैकेज पे मेंशन करने की बात की गई हो कहीं पे, वेट की, क्वालिटी की, डिक्लेरेशन की, लेबलिंग की, तब हम मेरे भाई बात करेंगे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, आसान है। 94 पे चलते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर अनसेफ फूड डेफिनेशन, असुरक्षित खाने की परिभाषा में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? 3 शामिल हैं और 1 शामिल इनमें से नहीं है। जो नहीं है वही आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। बताइए।
कंटेंस हार्मफुल कंटेमिनेंट्स, बिल्कुल मेरे भाई होता है। कह रहा है आपसे कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखे गए हैं, थोड़ा तो इतना समझ सकते हो आप, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना, ये भी बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये भी होता है। फिर कह रहा है फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स, देखो ये गलत हो जाएगा। और डी भी चेक करते हैं, डीकम्पोज्ड और डेट्रियोरेटेड, ये भी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सी हमारा गलत। देखो ऐसे समझ लो, अगर फूड सेफ है और एडल्ट्रेशन फ्री है तो वो अनसेफ डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। अनसेफ में कौन आएगा, कंटेन्स हार्मफुल कंटेमिनेंट्स, अगर ये लिखा हुआ है तो मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, असुरक्षित खाना माना जाएगा। अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है मेरे भाई कि असुरक्षित खाना है। डीकम्पोज की बात कर रहा है तो ये भी कैसा है, असुरक्षित खाना है, लेकिन कह रहा है कि फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेंट्स, कुछ नहीं मिलाया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अनसेफ फूड मेरे भाई बीमार कर देता है हमें, तो ये सारी चीज़ आप जानते ही हो। 95 पे चलते हैं। इन FSMS करेक्टिव एक्शन इज टेकन व्हेन, FSMS में सुधारात्मक कार्रवाई तब की जाती है जब, मेरे भाई जब की जाती है जब अ CCP डेविएट्स बियॉन्ड क्रिटिकल लिमिट। थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको जिससे आप परेशान ना हो। FSMS और HACCP, क्या बोल रहा हूँ मैं, FSMS और HACCP, इसमें जब भी कोई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है CCP, जैसे कि कुकिंग टेम्परेचर हो गया, स्टोरेज हो गया, टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ये सब अगर उसका वैल्यू अलाउड लिमिट से बाहर हो जाता है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं हमको। तो ये जो दोबारा कुक करो या फिर बैच को रिजेक्ट करो या क्लीनिंग करो, ये सब के सब उसमें लिए जाते हैं। तो याद रखना क्रिटिकल लिमिट, जब भी उससे आगे बढ़ोगे आप तभी आपको करना रहता है। 96 पे चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ HACCP प्लान इज, सबसे पहला इनमें से चरण इनमें से कौन सा होता है। भाई बहुत आसान सवाल है, ये तो आप कोई भी बता सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई CCP, कंडक्ट हैजार्ड एनालाइज, टेक कस्टमर रिव्यू, या फिर प्रिपेयर रिकॉल एडवर्टाइजमेंट, बताओ कौन सा होगा। चलो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए, कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो HACCP होता है ना उसमें 7 चरण होते हैं, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले हैजार्ड का एनालाइज किया जाता है, ये देखा जाता है कि बायोलॉजिकल है या फिजिकल है या फिर केमिकल है, किस प्रकार का खतरा यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, तो ये आप समझते हो, ठीक है। एनालाइज के बाद जाकर के फिर CCP को देखा जाता है, तो ये हमारा बात का हो जाएगा, और बाकी की सारी चीज़ें हमारे काम की यहाँ पे नहीं है, ये सब आगे जा के देखी जाती हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 97 पे चलता है। रिकॉल प्लान इन फूड इंडस्ट्री इज इंटेंडेड टू, खाद्य उद्योग में रिकॉल योजना का उद्देश्य बताइए। बहुत आसान है, आप आसानी से बता सकते हो, इसको बताओ। विड्रॉ अनसेफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट ये होता है, इनकी सेल्स होता है, रिड्यूस लेवलिंग लेबर होता है, क्या हो जाएगा बताइए। आसान है, आप आसानी से इसको बता सकते हो, ये हो जाएगा मेरे भाई विड्रॉल अनसेफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट, है ना। अगर किसी बैच में मैंने बताया था कंटेमिनेशन हैजार्ड मिलता है तो उसको वापस बुला लेते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। 98 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे चूज द बेस्ट कंबाइंड स्टेटमेंट, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। FSSA प्लस कोडेक्स अलाइनमेंट मीन्स, इनकी समरूपता का अर्थ इनमें से क्या होता है। अच्छा सवाल है, पढ़ के आप लगाओगे आपको मज़ा आएगा। चलिए बताइए। तो देखो बात मेरे भाई ये है, कोडेक्स ग्लोबल गाइडलाइन देता है और इंडिया में आपका कौन देता है, FSSAI देता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे रहो, इंडिया अपनी ग्राउंड रियलिटी, डाइटरी हैबिट्स, एनवायरनमेंट, रिस्क फैक्टर्स ये देख कर के डिसाइड करता है, ठीक है, कि कब मैच करना है और कब हमको कठिन नियम बनाने हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, इंडिया अलाइन बेन सूटेबल, यानी कि जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो ठीक है, सूट है तो फिर भाई अलाइन कर लेता है, मतलब जोड़ लेता है, उसके जैसे नियम अपने हम भी बना लेते हैं। लेकिन जब हमको लगता है कि हमारे यहाँ गड़बड़ ज़्यादा आ रही है तब हम क्या करते हैं भाई, फ्रीडम को चुनते हैं और स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे हम ज़्यादा बनाते हैं, कोडेक्स से भी ज़्यादा कठिन रूल हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। 99 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टिफिकेशन वर्सेस एक्रीडेशन है ना इज़ करेक्ट, कौन सा है बताइए, कौन सा इनमें से सही है, ये आपको बताना है। देखो मैं खुद से ही बता देता हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कैसे समझो, एक्रीडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब एक बॉडी जैसे नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं NABCB है ना, जैसे ऐसे समझो, चलो फिर से बताता हूँ। जब कोई बॉडी, अब वो चाहे कोई सी भी हो, है ना, वो सर्टिफाई करती है कि कोई सर्टिफाइंग एजेंसी क्वालिफाइड है, ट्रस्टवर्दी है स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए कि नहीं,
पहली चीज़ तो ये तो एक्रीडिटेशन के लिए बात हो गई, ठीक है। इसके बाद सर्टिफिकेशन की बात, जब वो एक्रीडिएटेड एजेंसी खुद प्रोडक्ट का फूड बिजनेस को सर्टिफिकेट देने लग जाती है, मतलब अप्रूव करने लग जाती है, स्टैंडर्ड फॉलो करने लग जाती है, तब हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन ये प्रोडक्ट बिजनेस अप्रूवल हो गया, और एक्रीडिटेशन की बात करेंगे तो ये अप्रूव सर्टिफाइंग बॉडी हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं 100 पे। 100 में आपको बताऊंगा नहीं, इसको आप पढ़ेंगे और इसको खुद से आप लगाने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं। देखो मेरे भाई, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया मैंने यूट्यूब पे, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी लगाए हैं। कुछ टॉपिक्स के रह गए थे हमारे बीच में, कुछ यूनिट्स के हमारे पास टाइम की कमी थी, लेकिन मैंने उसके लिए आपको काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। और हमने उसके बाद जो सुपर इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज़ थी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक टॉप 100 क्वेश्चंस को इसमें लगाना, और सारे के सारे क्वेश्चंस टॉप नॉच क्वालिटी के थे। मैंने आपको बताया था कि PYQs के आधार पर उनको बनाया गया था। PYQs उसमें बहुत कम होते थे, 20 से 25। इसके अलावा बचे हुए जो 80 75 टू 80 क्वेश्चंस होते थे वो एक्सपेक्टेड होते थे। हमने जहाँ पे लगा कि क्वेश्चंस आसान बहुत ज़्यादा पूछ लिए हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, तो हमने वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी बनाए। हमने पूरी कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड कराया है। अब देखो यार, परफेक्ट करने की पूरी कोशिश की है ना। जो प्रॉमिसेस आपसे किए थे वो सब कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो सबको तो खुद कभी किया नहीं जा सकता। अपनी तरफ से मैंने ईमानदारी से अपनी पूरी कोशिश करी है, जिससे बेस्ट से बेस्ट जो मैं आपको दे सकता हूँ वो मैंने देने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो उनको लगाइए और रिपीटेड मोड पे आप उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा अगर आपका समय सही होगा, सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में रहेंगी, तो आपकी कलम पे ना सरस्वती विराजमान हो जाएंगे उस दिन। जो आप लगाओगे वो आपका सही निकलेगा, ठीक है। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ, ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा।